चलो तो अपने चैप्टर 3 का रिवीजन शुरू करते हैं। 1 और 2 अपना हो चुका है। 2 अपने चालू किए थे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर याद होगा। चैप्टर 5 का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा मॉडल को याद रखना, पूरे सिलेबस पे कंट्रोल बना रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, इसका एनालिसिस करते हैं। फिर हम करते हैं जनरेट, एनालाइज एंड सिलेक्ट स्ट्रेटजीज, उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं। फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का बात होता है। तो सब चैप्टर 1 विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हो गया था, चैप्टर 2 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को निपटा लिए थे। अब अपने करेंगे शुरू चैप्टर 3 इंटरनल एनवायरनमेंट का, यहां बात करेगा। सो अपने चैप्टर 2 और 3 इकट्ठे एकदम इस सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे। याद होगा हम लोग लास्ट चैप्टर में एनवायरनमेंट का डिस्कशन किए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है। वहां एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखे थे, एनवायरनमेंट दो चीज होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। अब उसको फिर 5 लेयर्स में तोड़े थे। सबसे बाहर वाला इंटरनेशनल, उसके बाद में डोमेस्टिक या कंट्री, उसके बाद में इंडस्ट्री, और उसके अंदर में आ जाता है फर्म के स्टेक होल्डर्स, उसके अंदर में आ जाता है फर्म खुद। करेक्ट। फर्म खुद इंटरनल एनवायरनमेंट है, फर्म के स्टेक होल्डर्स माइक्रो एनवायरनमेंट हो जाते हैं, और बाकी जो 3 लेयर है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्री, ये 3 मिलाकर के हो जाता था अपना मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, ये दोनों एक्सटर्नल होता था। अब हम यहां डिस्कशन करेंगे फर्म का इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखते हुए चलना कहां कहां से क्वेश्चंस पॉसिबल है, तुमको सारा क्लियर करते हुए चलेंगे। तुम्हारा नया क्वेश्चंस का पीडीएफ भी रेडी है, आज हो जाएगा रेडी, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। उसमें सारा आरटीपी, एमटीबी, पास्ट पेपर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। उसके बियॉन्ड तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, और अगर बाय चांस दिख गया तो ये समझ लेना कि वो पूरे इंडिया के लिए नया है, तुम अकेले नहीं हो। ठीक है, आ जाओ। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या चीज का, इंटरनल का कंपोनेंट क्या, अपने वहां मैक्रो का कंपोनेंट देखे थे, अगर याद होगा। मैक्रो एनवायरनमेंट में कंपोनेंट से 5, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और अपना क्या बचा, लीगल एनवायरनमेंट। तो वो अपने वहां पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट, वो 5 फैक्टर्स वहां देख लिए थे। माइक्रो एनवायरनमेंट में अपने 6 चीज देखे थे। पहले सप्लायर आया था, फिर फाइनेंस चाहिए था, पैसा उसके सप्लायर से मटेरियल खरीदने के लिए, फिर प्रोडक्शन करना कौन करेगा, तीसरा पॉइंट एम्प्लॉइज करेंगे, कहां के होंगे, वो लोकल कम्युनिटी के होंगे। फिर कस्टमर्स को गुड सेल करते हैं, और कस्टमर्स के बाद में अपने को कॉम्पिटेंसी डेवलप करना पड़ता है। तो ये 6 चीज हमने देखा था जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट का होता था। करेक्ट, माइक्रो एनवायरनमेंट का होता था। अब अपने यहां पे देख रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स क्या है। इंटरनल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स है, इट कंसिस्ट्स ऑफ कल्चर, एथिक्स एंड पापी लोग। ये देखो राइट साइड में लाइन दिख जाएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ कल्चर, एथिक्स एंड पापी लोग। तो यहां सबसे पहले अपने इसका हिस्सा क्या क्या आता है। सबसे पहला कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है। उसके बाद में एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन जो एथिक्स का सिस्टम फॉलो करता है। आज के दिन में सबको एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद पापी लोग, पापी लोग, पापी लोगों में, पापी में क्या क्या रहता है। सबसे पहला पी यानी पीपल, स्टेक होल्डर्स अलग अलग, जो माइक्रो एनवायरनमेंट में भी आता है। इसीलिए मैं बोला था ना, मैक्रो इज कंप्लीटली एक्सटर्नल, इंटरनल तो हो ही गया, माइक्रो इज अ ब्लेंड। ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है ना, ये ब्लेंड होता है बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो पापी में पी होता है पीपल, यानी सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, ये लोग अलग अलग लोग। ए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस। एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस मतलब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वाली बातें, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस पे चिल्ला सकता है, कौन किसको सुना सकता है, कौन किसको काम डेलीगेट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, हायरार्की। वापस पी, प्रोसेसेस, कैसे काम होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट किस तरीके से होगा। और आई, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। स्पेस, कहां तुम काम कर रहे हो, इक्विपमेंट, मशीन्स क्या क्या है, फिजिकल कंडीशंस क्या है तुम्हारी, कब काम करना है, कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करो। अगेन ये सबसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, जस्ट इन केस कहीं एमसीक्यू में आ जाए, एक बार पढ़ लेने का। इंटरनल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ कल्चर, एथिक्स एंड पापी लोग। कल्चर अपने बहुत डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इसके चैप्टर 5 में बेसिकली वो इंटेंजिबल वर्क एनवायरनमेंट वगैरह का बात करेगा, कल्चर का बात करेगा। एथिक्स मतलब उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, वो क्या एथिक्स को फॉलो करता है। जैसे अपना टाटा ग्रुप का अपने कल्चर का, एथिक्स का मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रखा हूँ, रिलायंस के एथिक्स का एग्जांपल दे रखा हूँ। ये सब अलग अलग एथिक्स सिस्टम फॉलो करते हैं, वो उसके आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाता है, गुडविल क्रिएट करता है।
और पापी लोग, पीपल, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, प्रोसेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे साथ साथ रिपीट करते हुए चलना, जब मैं सेकंड टाइम बोलता हूं इट इज फॉर यू टू रिपीट अलोंग विथ मी। इसके बाद एक टॉपिक आएगा, सबसे पहला चीज जो यहां पीपल है, पीपल पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। की स्टेक होल्डर जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो की स्टेक होल्डर्स है कौन कौन हो गए, शेयर होल्डर हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, एम्प्लॉइज हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, उसके बाद में गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, तो वो स्टेक होल्डर्स है। अब वो स्टेक होल्डर्स हमारे बिजनेस से दो तरीके से इंपैक्ट हो सकते हैं। कैसे दो तरीके से इंपैक्ट हो सकते हैं, ये देखो। अगर आईटीसी अपना कोई स्ट्रैटेजी बनाने जा रहा है, आईटीसी का कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी का डिस्कशन हो रहा है और उसके स्टेक होल्डर्स है, लेट्स से उसके शेयर होल्डर्स ही क्यों ना हो, तो आईटीसी के स्ट्रैटेजी में क्या शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट होगा? हाँ, 100% इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी की वजह से उनके प्रॉफिट्स में चेंजेस आएगा, और प्रॉफिट्स में चेंजेस आएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होना ही होना है। तो स्ट्रैटेजी में शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट होगा क्या? 100% इंटरेस्ट होगा, करेक्ट, डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा उनमें, उसके स्ट्रैटेजी में। और क्या स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करने का पावर है क्या स्टेक होल्डर्स के पास? हाँ, कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए उनको एसआर या ओआर पास करना पड़ेगा, और ये एसआर या ओआर पास करने के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। सपोज आईटीसी ने बोला कि हमको पैसे रेस करने हैं, अब इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स का, क्योंकि उनका सिचुएशन अफेक्ट हो रहा है इससे, और वो उनको ही अप्रूवल देना पड़ेगा कि तुम पैसे रेस करोगे, हाँ या ना, और अगर रेस करोगे तो कैसे रेस करोगे, डेट से कि इक्विटी से, डेट होगा तो उसका रेट क्या क्या होगा, ये सबको वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो पूरा इंपैक्ट करते हैं। उनके पास पावर है स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करने से। दो चीज होता है यहां पे, एक होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है इंपैक्ट। इंटरेस्ट होता है मतलब आई एम इंटरेस्टेड, हम अफेक्ट होते हैं उस स्ट्रैटेजी से, और दूसरा इंपैक्ट होता है मतलब हम उस स्ट्रैटेजी को इंपैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इधर देखो, स्टेक होल्डर मतलब वो पर्सन या ग्रुप, एनी पर्सन और ग्रुप, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, जिनका इंटरेस्ट होता है या वो इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस या उसके स्ट्रैटेजी को। तो पर्सन या ग्रुप जिसका इंटरेस्ट होता है या वो इंपैक्ट कर सकता है हमारे बिजनेस या हमारे स्ट्रैटेजी को। इनका पावर होता है इन्फ्लुएंस करने का, यानी इंपैक्ट, इनका पावर है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। और दूसरा, ये अफेक्ट होते हैं इस बिजनेस स्ट्रैटेजी से, ये इंटरेस्ट हो गया, दे आर अफेक्टेड बाय द बिजनेस स्ट्रैटेजी, करेक्ट। कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स, अभी डिस्कस किया, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, वेंडर्स, गवर्नमेंट, लेबर यूनियन, लोकल कम्युनिटी, तुम जहां पे बिजनेस कर रहे हो, आसपास के लोग, इलाका, ये सब इसके स्टेक होल्डर्स। दो चीज बेसिकली याद रखना है, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है हमारे स्ट्रैटेजी में या हमारे बिजनेस में, और वो उस स्ट्रैटेजी और उस बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होता है। तो दो चीज बस, इंटरेस्ट और इंपैक्ट, सिर्फ कीवर्ड्स को तुमको याद करना है, डन है। ये डायग्राम को अपने देख सकते हैं। अब इसके लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आएगा, एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडेलोज मैट्रिक्स का। केस स्टडी भी इस पे पूछ सकता है, ये पुराने सिलेबस में था भी नहीं, और या इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जिस हिसाब से वो केस स्टडी अभी पूछ रहा है, पता चलेगा हर टॉपिक में वो केस स्टडी बना सकता है। तो मेंडेलोज मैट्रिक्स क्या बोलता है, सिंपल सा चीज है यहाँ पे। मेंडेलोज मैट्रिक्स मेरे साथ साथ यहां देखते हुए चलना। अपने अगेन दो वेरिएबल को लेते हैं, वही पावर और इंटरेस्ट, देख लो इधर, पावर और इंटरेस्ट। पावर क्या बोलता है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी, शेयर होल्डर का पावर है स्ट्रैटेजी चेंज कर देने का। इंटरेस्ट क्या बोलता है, शेयर होल्डर्स वो स्ट्रैटेजी से इंपैक्ट होते हैं, वो इंटरेस्टेड है उस स्ट्रैटेजी के अच्छे या बुरे में, करेक्ट। तो पावर एंड इंटरेस्ट, पावर एंड इंटरेस्ट। अब इसमें हम किस एक मैट्रिक्स बनता है अपना, दो वेरिएबल होता है, लेफ्ट साइड में लेट से पावर बना दिया, नीचे इंटरेस्ट बना दिया, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पावर एंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हाई लो हो सकता है, पावर भी हाई लो हो सकता है, ठीक। इसको चार खंड में तोड़ देना है। अब बेस्ट केस सिनेरियो कौन सा है, वर्स्ट केस सिनेरियो कौन सा है। हाई पावर हाई इंटरेस्ट बेस्ट केस है, इसको हम बोलते हैं की प्लेयर, इसको हम बोलते हैं की प्लेयर, की प्लेयर। वर्स्ट केस सिनेरियो कौन सा है, लो पावर लो इंटरेस्ट वाला, इसको हम बोलते हैं लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी वाले लोगों के क्लास का एग्जांपल याद आ रहा होगा, की प्लेयर कौन होती है, जिसको हमको अपडेट देना पड़ता है, खाना खा लिया, हाँ सब कुछ हो गया। लो प्रायोरिटी वाले लोग कौन होते हैं, एक तरफा वाले लोग, जिसका तुम में जिसको इंटरेस्ट नहीं होता। सो की प्लेयर हाई पावर हाई इंटरेस्ट, लो प्रायोरिटी लो पावर लो इंटरेस्ट। अब जो बाकी दो सिचुएशंस बच गए, हाई पावर लो इंटरेस्ट,
वो होता है कीप सेटिस्फाइड। इनको तुमको खुश करके चलना। हाई पावर लो इंटरेस्ट है, पावर है हमको इन्फ्लुएंस करने का, इसीलिए इसको खुश करते हुए चलना, कीप सेटिस्फाइड। और वही हाई इंटरेस्ट और लो पावर वाले लोग को क्या करना है, कीप इन्फॉर्म्ड। ये पड़ोस वाली आंटी की तरह है, पंचायती पूरा है, इंटरेस्ट पूरा है इनका, लेकिन एपी में मम्मी आ गई, चलो ठीक है। हाई इंटरेस्ट लो पावर में क्या आ जाता है, के आई मतलब कीप इन्फॉर्म्ड। कीप इन्फॉर्म्ड क्या हुआ, इनको बस तुमको अपडेट देके रखना है, बट इनका कोई तुमको इन्फ्लुएंस करने का पावर नहीं है। दे होल्ड नो पावर ओवर यू। समझ में आया ना? तो खन बनाया एकदम, पावर और इंटरेस्ट हाई लो। बेस्ट केस सिनेरियो हाई पावर हाई इंटरेस्ट कीप प्लेयर, वर्स्ट केस सिनेरियो लो पावर लो इंटरेस्ट कीप लो प्रायोरिटी। अब दो बीच के सिचुएशन है, हाई पावर लो इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट लो पावर। हाई पावर जहां है वहां कीप सेटिस्फाइड है, उसको तुमको खुश करके रखना है। हाई इंटरेस्ट जहां है वहां कीप इन्फॉर्म्ड, उसका पावर नहीं है, बस उसको बता के चलो कि चल क्या रहा है। की प्लेयर में कौन आ जाएगा, की प्लेयर में आ जाएगा शेयर होल्डर एंड टॉप मैनेजमेंट। वो लोग जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है और उनका पावर है तुम्हारी स्ट्रैटेजी को बदल देने का, तो शेयर होल्डर एंड टॉप मैनेजमेंट ओनली, और कोई नहीं आता। लो प्रायोरिटी में कौन आ जाएगा, लो प्रायोरिटी में मीडिया आ जाएगा, जिनका पंचायती पूरा है, कुछ भी होगा तुम्हारे गेट के बाहर। जैसे अभी सब कुछ भी होगा वो तुम डे टू डे में तुमसे मतलब नहीं है, कुछ हुआ तो तुमसे पूछताछ करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। मीडिया या मीडिया है, वही एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह हो गए, मीडिया लो प्रायोरिटी वाले लोग हैं। कीप सेटिस्फाइड में कौन आ जाता है, गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज। इनका पावर हाई है और इनका कोई तुम में अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम प्रॉफिट बना रहे हो लॉस बना रहे हो, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। तो वो वैसे लोग हैं जिनको तुमको खुश करके चलना है और ज्यादा कुछ बताने का दरकार नहीं है। कीप इन्फॉर्म्ड कौन हो गए, इनका इंटरेस्ट है लेकिन पावर नहीं है, तो ये हो गए लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहां आ गए एम्प्लॉइज, यहां आ गए कस्टमर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा। चलेगा? क्लियर हुआ? की प्लेयर में शेयर होल्डर्स एंड टॉप मैनेजमेंट, लो प्रायोरिटी में मीडिया, कीप सेटिस्फाइड में गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज, और कीप इन्फॉर्म्ड में लोअर लेवल मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स सप्लायर्स। डन हुआ? पक्का एकदम यहां तक क्लियर है? हालांकि हम लोग कस्टमर्स को कीप सेटिस्फाइड में डालना सही रहेगा इस लॉजिक से कि वो अगर चाहे तो तुम्हारा नाम खत्म कर सकते हैं। जैसे नोकिया का नाम कब खत्म हुआ, कस्टमर्स के कारण ही तो खत्म हुआ ना। तो कस्टमर्स को कीप सेटिस्फाइड में डाला जा सकता है। इनका पावर बहुत है, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल तुम देखो वायरल हो जाता है। अगर कोई नेगेटिविटी अगर है सोशल मीडिया पे, ये लोग वायरल कर देते हैं। तो इनका पावर है तुमको इन्फ्लुएंस करने का, और इन कस्टमर्स का तुम्हारे बिजनेस में कोई अलग सा जाके इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। डन? यहां तक क्लियर है? तो इससे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन तुम्हारा इसमें तीन चीज हो सकता है। एक मैट्रिक्स बनाना होगा पहले, फिर तुमको डायग्राम्स को इस तरह से नाम क्लासिफाई करना है। नाम क्लासिफाई करने के बाद तुमको एग्जांपल्स फिट कर देने की कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या कवर होने वाला है। और जब तुम वो फिट कर दिए उसके बाद में होता क्या है वो एक एक चीज बस वो देख लो। जैसे कि की प्लेयर के अंदर में क्या हुआ, की प्लेयर। अब की प्लेयर वो इंसान है जिसको तुमको क्लोजली मैनेज करते हुए चलना है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करो उसको डिसीजन मेकिंग में, और लास्ट में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करो उसके साथ। मैनेज करो, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, रिलेशनशिप्स बिल्ड करके चलो। कीप इन्फॉर्म्ड में हाई इंटरेस्ट है ना, तो उसको डिसीजन मेकिंग में एंगेज करो क्योंकि वो अच्छे डिसीजन देगा। इंटरेस्टेड है ना वो तुम में, मतलब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर कंसल्ट करो उसके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज में। तो तुमने देखा अगर हाई इंटरेस्ट है ना, हाई इंटरेस्ट, तो उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो क्योंकि वो इंटरेस्टेड है तुम्हारे स्ट्रैटेजीज में, तो तुमको अच्छे सजेशंस देगा, अच्छे डिसीजंस लेगा। की प्लेयर मैनेज क्लोजली, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करो। कीप इन्फॉर्म, हाई पावर हाई इंटरेस्ट को यूटिलाइज करो बाय इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजंस, और दूसरा उनको कंसल्ट करो इनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज में। इसीलिए बोलते हैं ना लोअर लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, चैप्टर 1 में भी वो पढ़े थे। कीप सेटिस्फाइड जो लोग हैं इनको तुम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली,
इसीलिए तुम देखो यहां पे लो इंटरेस्ट वाले लोग हैं, यहां हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते इनको कभी भी डिसीजन मेकिंग में हम इन्वॉल्व नहीं करते। क्लियर? हाँ, कीप सैटिस्फाइड है ना, हाई पावर वाले लोग हैं तो उनको कंसल्ट करो बीच बीच में, हाँ कैसे हैं, सब सही है ना, ऐसे पूछताछ करते रहो और उनके इंटरेस्ट को इंक्रीज मत होने देना। उनका अटेंशन तुमको नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का अटेंशन तुमको चाहिए क्या? लास्ट इंसान होगा जिसको चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट का अटेंशन आ गया, पता चलेगा इनकम टैक्स, जीएसटी, ईडी सब लोग आ गए, गवर्नमेंट अच्छी चीजों में तुमको याद नहीं करता। करेक्ट? तो इसीलिए इनका इंटरेस्ट अगर तुम में आ गया तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसीलिए इनका इंटरेस्ट तुमको नहीं चाहिए। लो प्रायोरिटी वाले लोग क्या है, इनको बस मॉनिटर करो, मीडिया में चेक करो कि कुछ तुम्हारे बारे में बुरा न्यूज, बुरा खबर तो नहीं आ रहा ना। बाकी ओकेजनल कम्युनिकेशन कभी कभी रेगुलरली अपडेट करते रहो, इससे ज्यादा तुमको और कुछ भी नहीं चाहिए। की प्लेयर में सतत रिपीट करो, की प्लेयर में कौन है? की प्लेयर में कौन है? शेयर होल्डर, टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, इनको मैनेज करना है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर लो। कीप इन्फॉर्म में क्या कौन कौन आ गए? लोअर लेवल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, सप्लायर्स। इनका हाई इंटरेस्ट को यूज करो डिसीजन मेकिंग में और कंसल्ट करो उनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज में। कीप सैटिस्फाइड में कौन आ गया? गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स। इनको तुमको कंसल्ट करते हुए चलना है और इनका हाई इंटरेस्ट तुमको नहीं चाहिए। इट कैन बी इंटरेस्ट टू योर स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम फॉर योर स्ट्रैटेजी। लो प्रायोरिटी में कौन आ जाएंगे? मॉनिटर करो इनको, मीडिया हाउसेस, मैगजीन्स वगैरह, मॉनिटर करो इनको और इनको बस कभी कभी ओकेजनली पूछताछ कर लिया, कम्युनिकेशन कर लिया, वो काफी है। डन है? तो ये अपने यहाँ पे पूरा पढ़ ही चुके हैं, इसको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। डायग्राम, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में मैट्रिक्स बनाना जरूरी है, जरूरी एकदम है। कोई नहीं बना के आता क्योंकि किसी को मैट्रिक्स याद नहीं रहता, लोग कंफ्यूज होते हैं पावर और इंटरेस्ट कहां पे क्या था, हाई था, लो था। इसीलिए मैंने आपको बोला लॉजिकली बना के आना है। लैग तो नहीं है प्रीतम मेरे एंड से? लैग नहीं है प्रीतम, तुम्हारे एंड से होगा, एक बार प्लीज बैक जाके वापस आ जाओ। इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? अब यहां जो है ना, इनका पावर जो अलग अलग है, अब ये लोग कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे सपोज गवर्नमेंट आज के दिन में वो कीप सेटिस्फाइड में, यानी वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा कुछ कांड हो, जैसे अभी जो अदानी के साथ चल रहा है, अदानी का यूएस कोर्ट में जो ट्रायल केस वेस हो गया, तब गवर्नमेंट का तो फुल फोकस उस पर आ गया ना, तो गवर्नमेंट डिड नॉट कीप सेटिस्फाइड, ऐसे ही वो शिफ्ट हो क्या रहता है की प्लेयर में। तो इसीलिए तुम बदल जाओगे, फिर यहां पे क्वाड्रेंट्स मूव हो जाएंगी। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से चेंज होता है। अगर तुम जीएसटी का कोई फ्रॉड कर लिए तो फिर तुम्हारा इंडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट जो आज के दिन कीप सेटिस्फाइड में है, वो मूव हो जाएगा की प्लेयर पे चला जाएगा। तो इस तरह से, इसीलिए एनवायरमेंट इज हाईली डायनामिक एंड अनसर्टेन, तो इसीलिए पीपल कैन मूव फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू अनदर। बोलो मेंडेलोज मैट्रिक्स कंफर्ट है, एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंफर्ट है, तो आगे चलते हैं यहां से। फिर फटाफट से मेरे को बताओ, कंफर्म करो। चलेगा? ओके, अब आ जाओ स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। तुम्हारे इंटरनल एनवायरनमेंट को ड्राइव करने के लिए 5 चीजें होती है, 5 फैक्टर्स, जो तुम्हारे इंटरनल एनवायरनमेंट को, तुम्हारा बिजनेस कैसा है वो डिसाइड करेगा। क्या है 5 चीजें? व्हाट आर द 5 थिंग्स? सबसे पहला, ये 5 चीजें जो डिसाइड करेगा कौन कितना प्रॉफिटेबल, किसका कॉम्पिटिटर एडवांटेज कितना, व्हाट डिफरेंशिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। ये 5 चीज डिसाइड करती हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये 5 है। सबसे पहला, तुम्हारी की मार्केट क्या है, वो मेन मार्केट जिसमें तुम इन्वॉल्व हो। सेकंड, तुम्हारे की कस्टमर्स कौन है, बड़े बड़े कस्टमर्स, मेन कस्टमर्स जो लोग हैं। थर्ड, तुम्हारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है। फोर्थ, चैनल्स क्या है, किस चैनल में किस तरीके से तुम गुड्स को सेल कर रहे हो, चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहां से आ रहा है, तुमको जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो क्या है तुम्हारा और कहां से आ रहा है। तो 5 फैक्टर्स, मार्केट क्या है, कस्टमर्स कौन कौन है मेन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है जो तुम सेल कर रहे हो, उसके बाद में चैनल्स कौन से हैं जिसके थ्रू तुम सेल कर रहे हो, और लास्ट में तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहां से आ रहा है और कौन है।
तो सबसे पहला इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। अब इंडस्ट्री एंड मार्केट्स को समझने के लिए तुम किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करो, क्या दिन में सोचा और चालू कर दिया क्या बिजनेस? ऐसा नहीं होता ना। तो बिफोर एंटरिंग इनटू एनी इंडस्ट्री तुमको उस इंडस्ट्री में कौन से प्लेयर्स है, उनका मार्केट शेयर क्या है, वो कितने बड़े बड़े प्लेयर है, ये समझना होता है। इसीलिए इंडस्ट्री और मार्केट्स में अपना रिलेटिव पोजीशन, हर एक कंपनी का रिलेटिव पोजीशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री एंड इन द मार्केट इन विच इट बिलोंग्स। ठीक है, इंडस्ट्री बोले तो जैसे अलग अलग सेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, मार्केट बोले तो जैसे इंडिया। तो अगर सपोज करो ह्यूंडई को या किया को अपना इंडिया में उसका पोजीशन क्या है ये समझना है, तो पहले इंडस्ट्री सेट किया, अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और फिर मार्केट डिसाइड किया। सो इंडस्ट्री एंड मार्केट्स को समझने के लिए, अपना रिलेटिव पोजीशन को इवैल्यूएट करने के लिए एक टूल है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का, मेंडेलोस मैट्रिक्स के बाद ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या बोलता है? ये एक टूल है जिससे तुम अपने आप को कॉम्पिटिटर्स के साथ एनालाइज कर सकते हो, कंपैरेटिव स्टडी बना सकते हो। कैसे? ये हमने क्लास में बहुत डिटेल में इसको समझा भी था, बट अभी मैं आपको बस वो और बनाया भी था रियल लाइफ सिनेरियो से लेके, मैं अभी बस आपको ये रिलेट करा दूंगा। देखो, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग होता क्या है? तुम अपने रिलेटिव पोजीशन को समझते हो, तुम्हारे राइवल्स के साथ, राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स के साथ तुम्हारा रिलेटिव पोजीशन क्या है, दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस टूल विच इज नोन एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। क्लियर है? राइवल्स के साथ अपना रिलेटिव पोजीशन को समझना है। अब इसमें हम करते क्या है, बहुत सारा वेरिएबल्स है, 5 या 6 वेरिएबल्स का लिस्ट अपने को दिया हुआ है, जैसे कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी, ब्रांड इमेज, प्राइस क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, सर्विस ऑफर का डिग्री क्या है, कितना सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं, खाली गुड्स बेच रहे हैं कि सर्विस भी ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विस ऑफर्ड। उसके बाद में ज्योग्राफिकल कवरेज, सिर्फ इंडिया के कंपनीज है कि बाहर भी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये किस टाइप का सर्विस ऑफर किया जा रहा है। तो 4-5 वेरिएबल्स है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्राइस, क्वालिटी, प्राइस, डिग्री ऑफ सर्विस ऑफर्ड, ज्योग्राफिकल कवरेज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये अलग अलग वेरिएबल्स पे हम एनालाइज करते हैं। हम लोग को कंसिडर करना कोई भी 2 वेरिएबल, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए हमने लिया रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, कितना कितना उसका अलग अलग तरीके का गाड़ी बना रहा है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और दूसरा प्राइस या क्वालिटी। ठीक, तो 2 हमने लिया, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और उसके प्राइस या क्वालिटी, 2 वेरिएबल्स हमने लिया जो ऑटोमोबाइल के हमें लगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन 2 वेरिएबल के हिसाब से रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और प्राइस क्वालिटी, अगेन हाई लो, ठीक है। अगर नीचे वाले एक्सेस पे देखे हाई राइट साइड में होगा, वर्टिकल एक्सेस पे देखे हाई ऊपर वाले साइड पे होगा, सिंपल। 2 वेरिएबल पे हमको ये ग्राफ को प्लॉट करना है। क्या किया था हमने सारा कंपनीज को यहां लिस्ट कर लिया। सारा कंपनीज को लिस्ट करने के बाद क्या किया, इसमें ग्रुप्स बनाया। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है वो कंपनीज, सारा कंपनीज को लिस्ट करने के बाद हम इसमें बनाते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक ग्रुप? स्ट्रेटेजिक ग्रुप होता है वो राइवल कंपनीज, वो सारे राइवल्स माने कॉम्पिटिटर्स, वो राइवल्स जिनका सेम स्ट्रेटेजी होता है, जिनका सेम स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड पोजीशन है। सेम स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड पोजीशन। अप्रोच माने सेम तरीके की स्ट्रेटेजी वो फॉलो करते हैं, पोजीशन माने सिमिलर सिचुएशन है, सिमिलर स्टैंडिंग है। तो वो राइवल कंपनीज को तुम ग्रुप करो। कैसे ग्रुप करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मारुति ह्यूंडई एक ग्रुप है, क्योंकि वो सिमिलर कंपनी, सिमिलर पोजीशन है। किया और टाटा को हमने एक ग्रुप बना दिया, फिर M&M और होंडा को हमने एक ग्रुप बना दिया, और BMW, मर्सिडीज एंड ऑडी एक ग्रुप बना दिया। सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सिमिलर टाइप का प्राइस है और सिमिलर रेप्यूटेशन है उनका। तो ये 4 ग्रुप्स हमने क्रिएट किए थे। ग्रुप समझ गया ना? राइवल्स विच आर फॉलोइंग द सेम स्ट्रेटेजी। तो ये 4 ग्रुप हमने बनाया। अब ग्रुप बनाने के बाद क्या किया हमने, वो उसको वहां पे लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति ह्यूंडई, इसमें बहुत सारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत हाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसका रेप्यूटेशन लो है। मालूम है कि वो सस्ते गाड़ियां बनाती है, ठीक, कंपेरेटिवली सस्ते। तो ये यहां आया। अब उसके बाद किया, टाटा मोटर्स देखे तो इनसे कम गाड़ियां बनाती है, मॉडल्स इनसे कम है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट कम है, लेकिन रेप्यूटेशन इससे हल्का सा ज्यादा है, तो वहां चला गया। होंडा और M&M में
रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और कम है लेकिन रेपुटेशन उससे और थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए वो और उस तरफ चला गया। और BMW, मर्सिडीज और ऑडी में बहुत ज्यादा मॉडल है नहीं, 2-4 मॉडल होगा, लेकिन उसमें उसका क्वालिटी या रेप्यूटेशन और प्राइस सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में, उस जगह पे ये कंपनीज को हमने प्लॉट कर दिया, ग्रुप को प्लॉट किया, पूरे ग्रुप को प्लॉट किया। ये दोनों का एक ग्रुप था, ये दोनों का एक ग्रुप था, ये दोनों का एक ग्रुप था, ये दोनों का एक ग्रुप था। अभी तक सर्कल नहीं बनाया हमने, खाली नाम लिख के प्लॉट किया। फोर्थ स्टेप, तो पहला स्टेप 2 वेरिएबल को सिलेक्ट करो। सेकंड, वो 2 वेरिएबल का एक मैप बना दो, एक मैप के अंदर में स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना लो, अलग अलग ग्रुप बनाया। थर्ड, जो ग्रुप बनाया ग्रुप के हिसाब से तुम मैप के अंदर में प्लॉट कर दो, सर्कल नहीं बनाया, खाली प्लॉट किया, खाली नाम लिखा बस, ठीक है, एक साथ नाम लिख दिया। फोर्थ स्टेप है तुमको सर्कल्स बनाने। कैसे बनाने हैं सर्कल्स? जैसे मारुति और हुंडई में तुम देखो सबसे बड़ा सर्कल है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज में सबसे छोटा सर्कल है। कैसे बनाया ये सर्कल? सर्कल बनाया ग्रुप, टोटल ग्रुप का जो ये दोनों का मिला के मार्केट शेयर क्या है टोटल में, ग्रुप का मार्केट शेयर, इंडिविजुअल कंपनीज का नहीं, पूरे ग्रुप का मार्केट शेयर के हिसाब से हमने सर्कल बनाया। इसीलिए तुम देखो सबसे बड़ा सर्कल मारुति हुंडई, उससे कम किया टाटा मोटर्स, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला। तो ग्रुप के शेयर के हिसाब से सर्कल बनाते हुए हम गए। ये देखो यहां पे ऐसे कैलकुलेशन करके डिराइव भी करते थे अपने। तो ब्रॉड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होता है। इस तरीके का एक रफ डायग्राम एग्जाम में बना के जरूर आना है। कोई ऐसा नहीं चाहिए कि तुमको रियल नेम यूज करना है, तुम रैंडम सा 3-4 सर्कल बना देना, 2-3 नाम लिख देना उसके अंदर में, और रैंडमली उसके साइजेस को वेरी कर देना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट ए रेफरेंस डायग्राम जो तुमको बना के आना है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, रेप्यूटेशन लिया हमने, प्राइस या क्वालिटी लिया था, लो हाई, चलेगा। देखो तो इसका प्रोसीडियर क्या होता है, सबसे पहले इधर देखो होता क्या है स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्ट्रेटेजिक ग्रुप होता है, और स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ राइवल फर्म्स जिनका सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस है। जब हम कल इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से सिनेरियो में कौन सा टूल लगना चाहिए, क्या वर्ड्स होने चाहिए जिसके आपको पता चले कि ये तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का क्वेश्चन है। वो सब हम रिटन प्रैक्टिस वाले सेशन में बहुत ब्यूटीफुली डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन तुम मत लो। पहले यहाँ कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियरली समझ लो और एकदम लर्न कर लो मेरे साथ साथ। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मतलब वो राइवल कंपनी जिनका सिमिलर अप्रोच है और सिमिलर पोजीशन है। सिमिलर अप्रोच, सिमिलर पोजीशन के राइवल कंपनीज को हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट अपने को करना क्या है, ये प्रोसीजर से क्वेश्चन आएगा। प्रोसीजर से क्वेश्चन आता है फॉर फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजिक ग्रुप, कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो 4 पॉइंट है इसमें। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लो। कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया, क्या क्या 5 वेरिएबल मैंने आपको बताया था, यहाँ 6 दिया हुआ देख लो। प्राइस या क्वालिटी, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, ये दो तो अपने लिए ही थे। नेक्स्ट वर्टिकल इंटीग्रेशन कितना है, ज्योग्राफिकल कवरेज, लोकल है या मल्टीनेशनल कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से हैं, और सर्विसेज ऑफर्ड क्या है। कोई 6 वेरिएबल, 6 वेरिएबल्स का ये एक लिस्ट दिया, और भी बहुत हो सकता है, बट 6 वेरिएबल क्या है, प्रोडक्ट या क्वालिटी रेंज यानी रेप्यूटेशन, उसके बाद में रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद आ गया ज्योग्राफिकल कवरेज, वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और कितना अपने सर्विस ऑफर कर रहे हैं, डिग्री ऑफ सर्विस ऑफर। 6 वेरिएबल में से कोई भी 2 वेरिएबल तुम ले लो और उसके बाद प्लॉट करो फॉर्म्स को ऑन अ 2 वेरिएबल मैप यूजिंग दीज डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके हिसाब से तुम प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद असाइन करो फॉर्म्स को जो सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस में फॉल कर रही है। जैसे मारुति हुंडई, उनको तुम सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना दो, जो सेम स्पेस है, जिनका सिमिलर स्ट्रेटेजी है, सिमिलर पोजीशन है मार्केट के अंदर में, उनको तुम सेम ग्रुप बना दो। असाइन किया फॉर्म्स को और लास्ट में सर्कल बनाया फॉर ईच, अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप सर्कल्स बनाओ एंड दे शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर। कंपनी का नहीं है, सर्कल्स का साइज विल बी प्रोपोर्शनल टू ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। ग्रुप का पूरा रिस्पेक्टिव सर्कल अपने को बनाना है विद रिस्पेक्ट टू टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। चलेगा, एक बार मेरे साथ साथ पॉइंट्स रिपीट कर लो फटाफट। पहला 4 पॉइंट है। पहला आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 वेरिएबल्स थे, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस या क्वालिटी, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ज्योग्राफिकल कवरेज, डिग्री ऑफ सर्विस ऑफर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। फिर हमको क्या करना था, प्लॉट करना था फॉर्म्स को इन 2 वेरिएबल मैप यूजिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स।
थर्ड स्टेप में हमको क्या करना था, फॉर्म्स को असाइन करना था, जो सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस में फॉलो करते हैं उनको सेम ग्रुप में असाइन कर देना था। फिर सर्कल्स बनाना था प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ग्रुप्स रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर इन प्रोपोर्शन टू द टोटल इंडस्ट्री रेवेन्यू। चलेगा? तो यहां अपना एक डन इंडस्ट्री एंड मार्केट, जिसके लिए हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का टूल यूज करते हैं, डन। सेकंड आया कस्टमर। कस्टमर में कोई बहुत ज्यादा यहां है नहीं, लास्ट चैप्टर में कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर वाला टॉपिक अपने वहां पढ़े थे, वो वाले से क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर बिहेवियर को किस तरह से एनालाइज करना है। यहां कस्टमर्स के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, बस एक बार रीड कर लो। कस्टमर्स के साथ जब कस्टमर्स का टॉपिक आ जाए तुमको एसटीपी याद रखना है। एसटीपी क्या होता है? सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट, पोजिशनिंग। एप्पल का एग्जांपल मैंने लिया था, देखो सेगमेंटेशन मतलब डिवाइडिंग द टोटल मार्केट अकॉर्डिंग टू इनकम, लो मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास और लोअर क्लास, फिर मिडिल क्लास में 2 लोअर एंड अपर और फिर हाई क्लास। तो यहां पे 4 कैटेगरी में हमने टोटल मार्केट को डिवाइड कर दिया। उसमें से हम डिसाइड करें अपना टारगेट मार्केट क्या है। एप्पल का टारगेट मार्केट हाई क्लास वाला है, अपर मिडिल क्लास है। एमआई का ठीक उल्टा होगा। सो टारगेट मार्केट डिसाइड किया, डिसाइडिंग द टारगेट मार्केट, और उस टारगेट मार्केट के हिसाब से अपना स्ट्रेटजीज होना चाहिए, अपना प्रोडक्ट्स होना चाहिए, वो उसमें अपने को लीडर बनने का फोकस करना है, ट्राइंग टू बिकम अ लीडर इन योर टारगेट ग्रुप। तो एसटीपी याद रखना है। देख लो, हेडफोन ब्रांड में हाई वैल्यू बायर, मीडियम वैल्यू बायर, लो वैल्यू बायर, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट दे आर विलिंग टू स्पेंड। कस्टमर और कंज्यूमर तुमको मालूम है, कस्टमर कौन? जो प्रोडक्ट खरीदता है, हु बाइज अ प्रोडक्ट। कंज्यूमर कौन? जो यूटिलाइज करता है या कंज्यूम करता है, फाइनली यूजेस या कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है कि कोई एक इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। कस्टमर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्राइसिंग पर्सपेक्टिव। इसका एग्जांपल क्या है? कस्टमर यानी पापा, कंज्यूमर माने पापा की परी। तो कस्टमर कौन? कस्टमर वो जो कस्टमर इंपॉर्टेंट कैसा है? प्राइसिंग पर्सपेक्टिव। अगर प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है, तुमसे पूछे कि पापा से पूछे, पापा से पूछेंगे ना, वो ज्यादा बेटर फीडबैक दे पाएंगे, बिकॉज ही इज द वन जो बाय कर रहा है। तुम डिसीजन नहीं ले रहे। हाँ, तुम आंसू टपकाना है, तुमको सब काम हो जाएगा, वो अलग बात है। प्राइसिंग पर्सपेक्टिव कस्टमर इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फैक्शन पर्सपेक्टिव, यूटिलिटी पर्सपेक्टिव, कि इससे वैल्यू आ रहा है कि नहीं, यूज हो पा रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट यूजफुल तो है ना, यूजेबिलिटी और वैल्यू क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो यूज कर रहा है प्रोडक्ट को। जो खरीद रहा है उससे प्राइस के बारे में बात करो, जो यूज कर रहा है उससे वैल्यू क्रिएशन या यूजेबिलिटी के बारे में बात करो। समझ में आया? सेकेंड वाला कंज्यूमर भी डन, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में भी आज सच बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस मार्केटिंग टेक्निक्स आएगा जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या बोला? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? ये वो कॉम्बिनेशन है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंपनी अपने टारगेट मार्केट को सेल करती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो अपने टारगेट मार्केट को सेल किया। अब इसमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए तुम क्या कर सकते हो? या तो तुम नए प्रोडक्ट्स को ऐड करो, या तुम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू करो, या फिर तुम कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे हो। तो आइदर यू ऐड न्यू प्रोडक्ट्स और यू मैनेज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, या कोई करंट प्रोडक्ट है जिसको तुमको डिसकंटिन्यू करना है, वो तुम कर सकते हो। फेल्ड प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू किया। सो मैनेज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट एंड ड्रॉप फेल्ड प्रोडक्ट्स, ऐसा कर सकते हैं अपने। अब प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का डिजाइन, उसका टेक्नोलॉजी, उसके फीचर्स क्या है, वारंटी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका पैकेजिंग किस तरीके का है, ये सब कुछ कवर हो जाता है। देखो, प्रोडक्ट मतलब उसका ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट फीचर्स, उसका प्रोडक्ट का डिजाइन क्या है, क्या टेक्नोलॉजी लगा है उसको बनाने में, ये सब कुछ कंसिडर हो जाता है। क्लियर हुआ? अब प्रोडक्ट होता है 3 टाइप्स, इसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर। इससे एमसीक्यू आएगा, इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता, एमसीक्यूज में भी आ सकता है तो आ सकता है, वरना कुछ नहीं आएगा। प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हाट? सबसे पहला इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल बोले तो B2B, कंज्यूमर बोले तो B2C। B2C क्या है? जो तुम डायरेक्टली खरीदते हो, जैसे कि सपोज मोबाइल फोन हो गया, गाड़ी हो गया, सब B2C है कंज्यूमर। B2B क्या हुआ? B2B हुआ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गया, जो कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस से खरीदेगा। जैसे कि तुम सपोज करो, अगर हमको 2000 बुक्स खरीदना है, 5000 बुक्स खरीदना है, वो हमको खरीदना है, तुम नहीं खरीदोगे ना इतना बुक्स। ट्रक खरीदना है तो ट्रक बिजनेस वाले लोग खरीदते हैं, कंज्यूमर तुम खुद थोड़ी ट्रक घूमने के लिए खरीदोगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये हो, जैसे स्टील खरीदा, ये सब खरीदा, वो सब। गाड़ी का इंजन कौन खरीदेगा? गाड़ी की कंपनीज खरीदेंगे।
तुम खरीदोगे गाड़ी विच इज B2C कंज्यूमर प्रोडक्ट, लेकिन गाड़ी वाले कंपनीज इंजन खरीदेंगे वो गाड़ी में लगाने के लिए, वो हो गया B2B इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। एसेंशियल या लग्जरी होता है सेकंड क्लासिफिकेशन। एसेंशियल रोटी कपड़ा मकान जो जरूरी है तुम्हारे वास्तविक जीवन के लिए, लग्जरी बाकी सब कुछ एसी गाड़ी फोन वगैरह वगैरह। लेकिन झमेला अभी तो लगता था ये एसेंशियल ही है, यही तो लोचा है। तुमने लग्जरी को तुमने क्या हमने लग्जरी को एसेंशियल बना रखा है। तो एसेंशियल मतलब बेसिक जो एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान, बाकी सब लग्जरी। आईफोन खरीदा लग्जरी है, एसेंशियल नहीं है। नोकिया 3110 में भी काम हो जाता था। ड्यूरेबल्स और पेरिशेबल्स। ड्यूरेबल्स मतलब जिसका शेल्फ लाइफ अच्छा है, फर्नीचर एसी गाड़ी वगैरह जिसका शेल्फ लाइफ थोड़ा लंबा है, वो पेरिशेबल नहीं, जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। पेरिशेबल मतलब जिसका बहुत ही लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, छोटा शेल्फ लाइफ है, जैसे कि फूड फल सब्जी या मेडिसिन, जिसका एक लिमिटेड एक्सपायरी है, इसके बाद तुम इसको कंज्यूम नहीं करते, एक फिक्स्ड एक्सपायरी है, फिक्स्ड। जैसे इसमें कंफ्यूज मत होना, ड्यूरेबल्स जैसे गाड़ी फर्नीचर, ऐसा नहीं है कि कभी खराब नहीं होगा, ये अमर है, नहीं खराब होगा, लेकिन क्या तुम आज के दिन बता सकते हो कब खराब होगा? नहीं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल। व्हेन द एक्सपायरी इज नॉट फिक्स्ड वो ड्यूरेबल हो गया। हाँ, बट जब एक्सपायरी उसका फिक्स है, जैसे ब्रेड का पैकेट, दूध का पैकेट, एग्स वगैरह, फल सब्जी, तुमको पता है 2-3 दिन चलेगा उसके बाद खराब हो जाएगा। या इनफैक्ट मेडिसिन ऑल्सो तुमको पता है इसका फिक्स्ड एक्सपायरी है, 1 साल का एक्सपायरी है। सो वो सब पेरिशेबल्स हो गए, वो पेरिशेबल्स हो गए अपने केस में। ठीक है, 3 टाइप का प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एसेंशियल्स एंड लग्जरी, और ड्यूरेबल्स या पेरिशेबल्स। इसके बाद जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन कैन बी रियल और इमेजिनरी। अब प्रोडक्ट में तुम डिफरेंशिएट तो करोगे, उसमें फीचर्स तो ऐड करना ही अपने को, वो रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल बोले तो विजिबल होना चाहिए उसके डिजाइन में तुमको विजिबल हो, दैट इज अ रियल डिफरेंशिएशन जो विजिबल है। इमेजिनरी मतलब तुम्हारे मन में साइकोलॉजिकल है, ब्रांड की तरह। ब्रांड जैसे फॉर एग्जाम्पल साबुन शैम्पू में कोई रियल डिफरेंस थोड़ी, तुम लगाए ज्यादा झाग आया, ये शैम्पू अच्छा है, ऐसा नहीं होता ना। तो ब्रांड की तरफ जाता है। मैगी क्यों अच्छा लगता है तुमको यूपी के कंपैरिजन में? इमेजिनरी साइकोलॉजिकल डिफरेंस है कि अपने को मैगी बचपन से कहा है, एक इमोशन है भाई, यूपी कहां से आके मार्केट ले लेगा, समझ में आया? क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, डिफरेंशिएशन रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। डन हुआ। तो एक बेसिक क्या था, प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, उससे हमको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स मैनेज करना है, नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, या फील्ड वाले को डिसकंटिन्यू करना है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, फीचर्स सब कुछ कवर हो जाता है। प्रोडक्ट्स कैन बी इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स, इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर, एसेंशियल्स या लग्जरी, ड्यूरेबल्स या पेरिशेबल्स। डिफरेंशिएशन का अगर बात करें तो रियल या इमेजिनरी दोनों हो सकता है। अब कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो हमको प्राइस तो सेट करना ही है। क्लास में मैंने बताया था पेनिट्रेशन या स्किमिंग, 2 टाइप का प्राइसिंग होता है, पेनिट्रेशन या स्किमिंग। पेनिट्रेशन जो जियो किया था, कम दाम में गुड्स को सेल करो, या स्किमिंग मतलब हाई प्राइस चार्ज करो गुड्स के लिए, जो आज के दिन ईवीज के साथ हालत है, हाई प्राइस है ना अभी थोड़ा सा आज कंपेयर टू पेट्रोल डीजल। तो न्यू प्रोडक्ट को प्राइसिंग स्ट्रेटजी तो सेट करना है, लेकिन जब वो सेट करेगा तो 3 ऑब्जेक्टिव के साथ सेट करेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए उसके दिमाग में। सबसे पहला, तुम ऐसा एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ प्राइस सेट करो, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं हो सकता, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे प्राइस सेट करो। दूसरा, बहुत कम भी मत करना कि तुम पैसा ही नहीं कमा रहे हो, रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट तो चाहिए, ऐसा ही प्राइस हो। और थर्ड, ऐसा भी इतना महंगा भी नहीं हो कि तुम मार्केट शेयर ही गेन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसीलिए इंक्रीज भी करना है तुमको मार्केट शेयर। तो 3 चीज को सोचते हुए प्राइस सेट करना। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, इतना कम नहीं हो कि हमको मार्जिन ना मिले, तो एक रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट के साथ प्राइस सेट करेंगे, और इतना ज्यादा भी नहीं हो कि हम मार्केट शेयर ना गेन कर पाए, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर भी होना चाहिए। ठीक, यहां पे एक टॉपिक आता है वेरियस मार्केटिंग टेक्निक्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू फाइट कंपटीशन। अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स का यहां बात करेंगे, ये ओनली एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर एमसीक्यूज दिस इज इंपॉर्टेंट। अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स क्या बोल रहे हैं यहां पे, तो इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, दिस इज ओनली रिलेवेंट फॉर एमसीक्यूज। ये चीज को तुम यहां ध्यान रखना बस। सबसे पहला इसमें क्या आएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग।
सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो मेरे साथ सुनते हुए चलना। सबसे पहला डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, कोई भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, जो अपने एड्स चला रही है। तुम इंस्टा पे ऐड देखते होगे, कहीं बिल बोर्ड देखा होगा, टीवी में ऐड देखते हो, डेली न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो, ऑल ऑफ दिस इज डायरेक्ट मार्केटिंग। ईमेल पे देखता है, एड्स आते रहता है, वो सब डायरेक्ट मार्केटिंग है। कोई भी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, सिंपल। ठीक, डायरेक्ट मार्केटिंग। इसी को कंपेयर अगर करें सोशल मार्केटिंग से, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मार्केटिंग? अब सोशल मार्केटिंग प्रमोशन है, लेकिन वहां किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं हो रहा, वहां किसी कंपनी को फायदा नहीं मिल रहा। डायरेक्ट मार्केटिंग है, कंपनी अपने फायदे के लिए प्रमोशन कर रही है ताकि उसके सेल्स बढ़े। सोशल मार्केटिंग एक अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए। नो स्मोकिंग, मुकेश का जो एड दिखाते हैं हर मूवी के बिगिनिंग में, तुम मुकेश से मिल के आते हो। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का अलग अलग जगह तुम देखते होगे एड्स लगा होता है। somebody is waiting for you at home, ये सब। तो ये सब क्या है, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, प्रमोटिंग अ सोशल कॉज। इससे किसी को अलग से फायदा नहीं होने वाला। नो स्मोकिंग कैंपेन, ये सब सोशल अवेयरनेस के लिए, सोशल मार्केटिंग। इससे किसी एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं होगा। डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया ताकि हमको डायरेक्ट फायदा मिलेगा। सोशल मार्केटिंग एक अवेयरनेस है, एक आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं जिससे किसी एक को फायदा नहीं मिल रहा, समाज का भलाई हो रहा है उसमें। ऑगमेंटेड मार्केटिंग क्या होता है? ऑगमेंटेड मार्केटिंग होता है जहां पे हम एडिशनल फीचर्स वगैरह पे फोकस कर रहे हैं। जैसे तुम सपोज करो गाड़ी खरीदने के बोला 5 साल का फ्री वारंटी दे देंगे, एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में दे देंगे आपको। डोमिनोज का 30 मिनट डिलीवरी गारंटी, पीवीआर आइनॉक्स में अनलिमिटेड रिफिल ऑफ पॉपकॉर्न। ये सब क्या है? एडिशनल। वो मैकडोनल्ड्स का मैकडोनल्ड्स क्यों चला? वो उसके हैप्पी मील की वजह से। हैप्पी मील में टॉय देता था तो बच्चे लोग जाके वो टॉय के लिए हैप्पी मील खरीद लेते थे। दैट इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। That is augmented additional customer services and benefits that a product can offer besides the core product. मेन प्रोडक्ट के अलावा तुम एक्स्ट्रा क्या ऑफर कर पा रहे हो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे। That is augmented marketing. Additional customer services that a product can offer besides the core and actual product. डन है। फिर आया पर्सन मार्केटिंग। डायरेक्ट, सोशल, ऑगमेंटेड। पर्सन मार्केटिंग, तुम किसी इंसान के ब्रांड इमेज को बढ़िया कर रहे हो, उसके गुडविल को बढ़ा रहे हो। जैसे हैप्पी बर्थडे एसआर के बुर्ज खलीफा पे लिखा गया, वैक्सीन सर्टिफिकेट में मोदी जी का फोटो था, वो सब क्या है? वो सब पर्सन मार्केटिंग है। किसी के इंसान के गुडविल को या उसके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए। नॉर्मली पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स ये लोग करते हैं अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग से कंपेयर करना। डायरेक्ट मार्केटिंग होता है प्रोडक्ट का मार्केटिंग, प्रोडक्ट के मार्केटिंग को प्रमोट करना। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट करना। जैसे एप्पल अगर आईफोन का ऐड देता है, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। लेकिन एप्पल अगर अपना ऐड देता है खाली एप्पल का, उसमें दिखा रहे डे टू डे में कैसे तुम फोन आईफोन है, लैपटॉप मैक है, आईपैड पे तुम लिख रहे हो, उसके बाद गाना भी सुनना है तो आईपॉड्स है, एयरपॉड्स है, टाइम भी देखना है तो तुम्हारा एप्पल वॉच है। सब कुछ जब तुमको अलग 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 प्रोडक्ट्स दिखा दिया, किसी एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। जैसे ये गूगल करता है, गूगल अपने आप को सारे प्रोडक्ट को दिखा देगा और लास्ट में लिखाएगा गूगल, तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग वो हुआ। क्लियर है? तो इसमें हम एटीट्यूड या गुडविल चेंज कर रहे हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। प्लेस मार्केटिंग क्या होता है? राजस्थान, गुजरात टूरिज्म, केरला टूरिज्म, अभी मोदी जी क्या है लक्षद्वीप का काया पलट हो गया। तो कोई भी जगह को अगर हम मार्केट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्लेस मार्केटिंग। ठीक है, टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्लेसेस, ये टूरिज्म मार्केटिंग भी बोला जाता है। सो अभी तक हमने 6 चीज देख लिया, डायरेक्ट मार्केटिंग, फिर सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और पीपल। ये 6 चीज हमने देखा यहाँ पे। 7th में डिफरेंशियल मार्केटिंग। वन प्लस, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जांपल याद होगा, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रियलमी सब बनाया। क्यों? अलग अलग टारगेट मार्केट्स के लिए बनाया। वन प्लस थोड़ा अपर क्लास के लिए, रिच क्लास के लिए, मतलब सैमसंग को टक्कर दे रहा है बेसिकली। मिडिल क्लास में ओप्पो, वीवो आ गया, और एमआई को टक्कर देने के लिए रियलमी लोअर क्लास में आ गया। तो ये अपना बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल हो गया जो डिफरेंशियल मार्केटिंग कर रहा है। ये ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम अलग अलग टारगेट मार्केट्स को एक साथ कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। देखो, वी टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स और हर एक के लिए एक सेपरेट प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। अलग अलग टारगेट मार्केट का अपने को टारगेट करना है, अलग अलग मार्केट्स को, और हर एक मार्केट के लिए अलग प्रोडक्ट ऑफरिंग है मेरे पास। करेक्ट?
वन प्लस वाला देखा था, आदित्य बिरला फैशन का भी अपने एग्जांपल लेते हैं, पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप, वैन ह्यूसेन, एलन सॉली, ये सब अलग अलग ब्रांड्स बना के रखा है। उसके बाद में तुम देखो ये वाला यहां दिया एचयूएल का एग्जांपल। एचयूएल क्या करता है, वो दो अलग अलग कैटेगरी बनाता है। एक बेसिक कैटेगरी में है लाइफ बॉय, जिससे तुम नॉर्मली हाथ धोते हो, नहाते नहीं हो जनरली, और एक प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है, इसमें आ जाता है डव एंड पियर्स। देखो लाइफ बॉय, लक्स एंड रेक्सोना है पॉपुलर सेगमेंट में, और डव एंड पियर्स है प्रीमियम सेगमेंट में। तो अलग अलग लोगों को टारगेट करने के लिए अलग अलग ब्रांड बना रखा है। सिंक्रो मार्केटिंग क्या होता है, सिंक्रो मार्केटिंग नाम से जाओ, सिंक्रोनाइज करना है कैपेसिटी। ये तब होता है जब तुम नाइट शोज महंगे हैं, वीकेंड पे शोज महंगे हैं, मॉर्निंग शोज सस्ते हैं। कौन जाएगा सुबह सुबह, कॉर्नर सीट वाले लोग जाएंगे खाली, अपने तो नहीं जा सकते ना। अपने को क्लास लेना होता है, तुमको बैठ के पढ़ना होता है, जिस दिन क्लास नहीं उस दिन तुम जा सकते हो। तो वैसे नाइट शो तुम जाएगा क्या, नहीं, महंगा टिकट है, फालतू में क्यों जाएगा, फायदा नहीं है। सुबह खाली रहता है, कॉर्नर सीट भी अवेलेबल होता है, कम दाम भी वो कम कर देते हैं। क्यों दाम कम करते हैं, क्योंकि उनका तो कैपेसिटी फिक्स है। उनको क्या करना है, पीक आवर्स में से डिमांड को शिफ्ट करना है आइडल टाइम पे। तो सिंक्रो मार्केटिंग क्या होता है, वैसे ही तुम एविएशन टिकट देखो, पीक सीजन में महंगा होता है, ऑफ सीजन में सस्ता होता है। होटल प्राइसेस पीक सीजन महंगा, ऑफ सीजन सस्ता। अभी कोल्ड प्ले अहमदाबाद में होने लगा। कोल्ड प्ले का जैसे ही अहमदाबाद का न्यूज आया, तो अहमदाबाद में जितने भी होटल से सबका प्राइस बहुत बढ़ गया, इतना कि 1500 रुपए का 15,000 रुपया हो गया एक दिन में सीधा। और जो 1500 में बुक किया गया था उसका कैंसिल हो गया सारा। क्यों, सिंक्रो मार्केटिंग। डिमांड ज्यादा है तो हम प्राइस ज्यादा करेंगे, डिमांड कम है तो प्राइस कम कर देंगे। डिमांड के हिसाब से हम प्राइस को सिंक्रोनाइज करते हैं। देखो, डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इरेगुलर ड्यू टू सीजन, कहीं आइडल कैपेसिटी है, कहीं ओवरवर्क कैपेसिटी है। तो इसीलिए हम ऑल्टर करते हैं पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। जब ओवरवर्क कैपेसिटी है तो महंगा कर दो, आइडल कैपेसिटी है तो सस्ता कर दो। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग हर जगह आज के दिन में फ्लेक्सिबल प्राइसिंग आने लगा है। एविएशन, होटल इंडस्ट्री, सब में फ्लेक्सिबल प्राइसिंग होता है। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग नाम से जाओ, एक कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो तुम एक पर्टिकुलर मार्केट में, इसको बोलते हैं नीश मार्केटिंग। रोल्स रॉयस, तुमको कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं चाहिए, तुमको एक छोटा सा मार्केट ही चाहिए। तुम फ्यू सब मार्केट्स में ही ऑपरेट करोगे, लेकिन उसमें तुम्हारा मार्केट शेयर तुम बहुत बड़ा बिल्ड करने का सोचोगे। तो यहां तुमको चाहिए लार्ज शेयर ऑफ फ्यू सब मार्केट्स, इसको हम बोलते हैं नीश मार्केटिंग। नीच नहीं, नीश मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। जैसे कि रोल्स रॉयस या वर्टू का एग्जांपल लिया था। वर्टू मतलब गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन आ गया वो। डी मार्केटिंग क्या होता है, डी मार्केटिंग जहां डिमांड को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, या तो एकदम ही खत्म कर देते हैं, बैन कर दो, परमानेंट डिमांड खत्म हो गया, प्रोडक्ट को बैन करते हैं। जैसे ड्रग्स बैंड है, AK-47 बैंड है, तो उसका डिमांड परमानेंट खत्म कर दिया, सिर्फ मिलिट्री वाले लोग ही ले सकते हैं, ड्रग्स नहीं, AK-47 पागल। डी मार्केट। अब या फिर तुम टेम्पोररीली उसको रोटेट कर सकते हो। कैसे, जीएसटी रेट्स को बढ़ा घटा के, कहीं पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है, कहीं पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देता है, डिपेंडिंग उसको डीमार्केटिंग करना है कि नहीं करना है। जैसे पेट्रोल डीजल व्हीकल का जीएसटी रेट ज्यादा है, बट ईवी पे जीएसटी रेट कम है। पेट्रोल डीजल को डीमार्केट करना है, ईवी को प्रमोट करना है। तो यहां हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं डिमांड टेम्पोररीली या परमानेंटली। आइडिया डिमांड को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बट रिड्यूस या शिफ्ट करना है, कम करना है या किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट करना है, जैसे पेट्रोल डीजल से ईवी। चलेगा। डीमार्केटिंग। फिर क्या आया, सर्विसेज मार्केटिंग। सर्विसेज मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग होता है नॉर्मली प्रोडक्ट्स के लिए। सर्विसेज मार्केटिंग होता है जहां पे तुम अपने सर्विस को मार्केट कर रहे हो। जैसे सीए, डॉक्टर, लॉयर, ये अपने सर्विस को डायरेक्टली मार्केट नहीं कर सकते, इनके पीछे रूल्स और रेगुलेशंस लगते हैं, एथिक्स लगता है, उनके हिसाब से उनको मार्केट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मार्केटिंग सर्विस पे लगाते हैं, सर्विस के कॉन्सेप्ट पर लगा देते हैं टूल्स ऑफ मार्केटिंग को, उसको हम बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग। इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि यहाँ इनसेपरेबिलिटी है। इनसेपरेबिलिटी मतलब एसएम का मैराथन मेरे से इनसेपरेबल नहीं है ना, मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा एसएम का मैराथन कैसा है, एसएम का अपना रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस कैसा चल रहा है। तो इट इज नॉट इनसेपरेबल, वो सर्विस प्रोवाइडर से इनसेपरेबल नहीं हो सकता। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ये होता है अगर मैं, जैसे इनसेपरेबल मतलब अलग अलग लोग अगर एसएम का मैराथन करें वो अलग होगा, दैट इज इनसेपरेबल। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस। इनसेपरेबल अलग अलग लोगों का सर्विस अलग होगा, तुम अलग डॉक्टर से भी अलग कंसल्टेशन ही लोगे ना।
वेरिएबिलिटी बोले तो अगर मैं अभी चैप्टर 3 हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, अगर कल भी फिर से एक बार चैप्टर 3 रिवाइज करें तो ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऑब्वियसली कुछ इसमें अलग बोला जा सकता है, इट इज वेरिएबल। हर बार जब ये सर्विस ऑफर किया जाएगा जरूरी नहीं सेम ही चीज हो, कुछ इधर उधर हो सकता है एग्जाम्पल्स कुछ चेंज हो जाए जो दिमाग में उस समय क्लिक कर जाएगा। क्लियर है? तो सर्विस का खास बात क्या है, सर्विस में जब मार्केटिंग टूल्स अप्लाई करते हैं उसको बोला सर्विस मार्केटिंग। सर्विस का खास बात क्या होता है, सबसे पहला वो इंसेपरेबिलिटी, दूसरा वेरिएबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग होना चाहिए। कहां गया ये रहा, रिलेशनशिप मार्केटिंग। क्या करते हैं इसमें हम अलग अलग कस्टमर्स के लिए, कुछ हाई वैल्यू कस्टमर्स के लिए एक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट सेट कर देते हैं। जैसे बैंक्स में देखने को मिलता है, हाई वैल्यू कस्टमर्स है तो बैंक HNI कस्टमर्स जिसको बोलते हैं, उनके लिए बैंक एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट कर देता है। बैंक नहीं जाना पड़ता, उनको फोन कर देना, काम हो जाएगा। तो उनको उनके लिए उनके कस्टमर के साथ उनको एक रिलेशन मेंटेन करना है। इसलिए तुम देखो अगर एविएशन सेक्टर, फ्लाइट्स में एयरलाइंस भी अपने बिजनेस क्लास कस्टमर्स के लिए एक अलग लाउंज प्रोवाइड करके रखती है। क्यों? कि भैया वो पैसे दे रहा है, अगर वो इतने पैसे दे रहा है तो उसको अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो अगली बार भी आएगा। तो इसीलिए तुम हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स के लिए, हाई वैल्यू वाले लोगों के लिए उनके साथ तुम रिलेशनशिप यहां बिल्ड करने जाते हो। दैट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम दे रहा था, ये सब रिलेशनशिप मार्केटिंग ही है। डन है। और लास्ट एक आता है एनलाइटेड मार्केटिंग। एनलाइटेड मार्केटिंग क्या होता है, ये कोई पर्टिकुलर टूल नहीं है या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे डी मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, ये सब कॉन्सेप्ट हो गए। एनलाइटेड मार्केटिंग होता है एक फिलोसफी, इट इज अ थॉट प्रोसेस। तुम कोई भी टाइप का मार्केटिंग करो, वो तुमको ये थॉट प्रोसेस 5 चीज के हिसाब से करना होगा। क्या 5 चीज? विक्स, ये लॉन्ग रन परफॉर्मेंस डिसाइड करता है तुम्हारा। एनलाइटेड मार्केटिंग इज फॉर लॉन्ग रन परफॉर्मेंस। वो 5 चीज, 5 फिलोसफीज है उसका। विक्स फॉलोज इन एनलाइटेड मार्केटिंग। विक्स कंपनी सुना है ना, गले वाला गोली। विक्स फॉलोज एनलाइटेड मार्केटिंग। विक्स मतलब वी वैल्यू ओरिएंटेड, वैल्यू मार्केटिंग होगा। आई इनोवेटिव मार्केटिंग होगा। सी कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। एस सेंस ऑफ मिशन। और एस सोसाइटल मार्केटिंग, कस्टमर के इर्द गिर्द घुमा। नोकिया यही तो गलती किया था ना, कस्टमर के इर्द गिर्द अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारे लॉन्ग रन परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। इसीलिए ये फिलोसफी है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज अ फिलोसफी जो तुमको लॉन्ग रन परफॉर्मेंस के लिए कोई भी मार्केटिंग तुम कर लो, तुमको ये 5 चीज याद रखना है। क्या 5 चीज? विक्स, वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए तुम्हारा मार्केटिंग, इनोवेटिव करो कुछ, कस्टमर ओरिएंटेड हो, सेंस ऑफ मिशन, मिशन को पूरा करते रहे, और सोसाइटी के लिए हो, सोसाइटल मार्केटिंग। 13 पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला डायरेक्ट मार्केटिंग, फिर हम गए सोशल मार्केटिंग, उसके बाद गए ऑगमेंटेड मार्केटिंग, फिर वो 3 चीज पीपल, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, ये 6 हो गया। फिर हम गए डिफरेंशियल मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, डी मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, डी मार्केटिंग। उसके बाद हम गए रिलेशनशिप मार्केटिंग था क्या 11, नहीं, सर्विसेज मार्केटिंग, फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग, और लास्ट में एनलाइटेंड मार्केटिंग। क्लियर हो गया? इससे एमसीक्यूज ही आ सकता है। चलो चौथा ड्राइवर, तो अपना 3 ड्राइवर डन हो गया। 5 ड्राइवर का टॉपिक अपने पढ़ रहे थे। पहला ड्राइवर था इंडस्ट्री की, मार्केट्स एंड इंडस्ट्री, उसके लिए स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। दूसरा ड्राइवर था प्रोडक्ट, सॉरी, की कस्टमर्स, कस्टमर एंड कंज्यूमर वाला डिफरेंस बेसिक तो वो पढ़ लिया था। तीसरा था प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच वी आर ऑफरिंग, तो प्रोडक्ट्स के बारे में और उसका अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स वो पढ़ा। अब चौथा वाला चैनल यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैनल क्या होता है, ये इससे क्वेश्चन आता है 2। पहले वो तुमसे पूछेगा व्हाट इज अ चैनल, टाइप्स ऑफ चैनल, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको तुम सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये आ रहा है आजकल। तो इसमें क्या होगा, यहां तुमसे पहले पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय चैनल, जिसमें तुमको ये लिखना है चैनल क्या होता है और कितने टाइप के चैनल है। फिर वो तुमसे पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ द चैनल क्या है, फिर वो तुमसे पूछेगा टाइप्स ऑफ द चैनल क्या है। पूरा टॉपिक वो तुमसे पूछेगा, सुपर इंपॉर्टेंट, 5 मार्क के लिए। सबसे पहला चैनल होता क्या है, चैनल इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके थ्रू तुम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, टाइप्स ऑफ चैनल्स क्या है, 2, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन वाला हो गया रिटेल आउटलेट, ऑनलाइन वाला हो गया ई कॉमर्स। तो एक रिटेल आउटलेट का चैनल होता है, दूसरा ई कॉमर्स का चैनल होता है। रिटेल आउटलेट का जो चैनल है वो इंटरमीडियरी स्टोर्स होता है या अपना खुद का रिटेल आउटलेट हो सकता है, खुद का आउटलेट या इंटरमीडियरी।
जैसे इसके लिए तुम सुपर एग्जांपल ले सकते हो यूसीबी। यूसीबी देखा है, या स्निच, या कोई भी कपड़े का दुकान देख लो तुम। अब यूसीबी क्या करता है, अगर रिटेल का बात करें, वो अपना भी ओन आउटलेट्स भी खोल के रखा है, और वो शॉपर स्टॉप, पैंटालून्स, ये सब के थ्रू भी सेल करता है, इंटरमीडियरीज के थ्रू भी सेल करता है। तो ये ऑफलाइन चैनल हो गया, रिटेल आउटलेट्स। अब दूसरा वो ई कॉमर्स में भी है। कैसे ई कॉमर्स में है, उसमें भी आता है उसका ओन वेबसाइट है, यूसीबी का खुद का वेबसाइट भी है, ओन वेबसाइट, और उसका वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी सेल करता है। मिंत्रा, जबोंग, अमेजॉन, ये फ्लिपकार्ट, सब पे तुमको यूसीबी के कपड़े मिल जाएंगे। ये टाइप्स ऑफ चैनल हो गया, रिटेल और ई कॉमर्स। रिटेल में ओन स्टोर्स या इंटरमीडियरी आउटलेट, और ई कॉमर्स में भी ओन वेबसाइट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो व्हाट इज द चैनल टाइप्स ऑफ, दो टाइप का बेसिक चैनल। सॉरी, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगर तुम्हारा चैनल अच्छा है तो तुम्हारा ईपीएस बढ़ जाएगा। अच्छे चैनल से ईपीएस बढ़ता है। ई एंट्री बैरियर क्रिएट करेगा वो तुम्हारे लिए। पी पोजीशन को बेटर करेगा, तुम्हारे कंपनी के पोजीशन को अच्छा क्रिएट करके रखेगा मार्केट में। और एस स्केल अप एंड एक्सपेंशन में चैनल ही तुमको हेल्प करने वाला है। सिंपल, अच्छे चैनल से ईपीएस बढ़ता है। ई एंट्री बैरियर बेटर, पी पोजीशन, एस स्केल अप एंड एक्सपैंड। तो ई में क्या बोला देखो, इट हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री, और न्यू एंट्रेंट्स के रिस्क को कम करता है, न्यू एंट्रेंट्स को आने नहीं देगा, डेटर करेगा। पढ़े थे अपने बैरियर्स टू न्यू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, यानी पीसा प्लस ब्रांड आइडेंटिटी प्लस एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यही तो हुआ ना। अगर तुम्हारे पास चैनल है, बैरियर टू एंट्री क्रिएट हो रहा है। सेकंड, बेटर पोजीशन होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन से बेटर पोजीशन होगा। तुमको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तुम बेटर इजीली कर पाओगे। करेक्ट। थर्ड, तुम स्केल अप एंड एक्सपैंड कर पाओगे इजीली। अगर तुमको कभी कोई नया प्रोडक्ट लाना है, कोई नए मार्केट में जाना है, तुम्हारा एक चैनल सेट है, आराम से तुम नए मार्केट में जा सकते हो, नए प्रोडक्ट को ला सकते हो। तो ये अपना इंपॉर्टेंस हो गया। अच्छे चैनल से ईपीएस बढ़ता है, एंट्री बैरियर क्रिएट हुआ, पोजीशन बेटर हुआ, और स्केल अप एंड एक्सपेंशन में हेल्प हुआ। टाइप्स ऑफ चैनल क्या होता है, तीन, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। हेड पॉइंट्स को एकदम वर्ड बाय वर्ड तुमको लर्न करना मेरे साथ साथ। सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। सेल्स चैनल क्या होता है, यहां हम लोग प्रोडक्ट को सेल करने पे फोकस कर रहे हैं। सेल करने में, प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है, सेल करने में फोकस है, कैसे भी सेल करो। चलो, तो ये वो इंटरमीडियरीज है who are involved in selling the product through each channel। जैसे वही, अगर यूसीबी का जो अपने बात किया, यहां पे स्निच का एग्जांपल लिया हुआ है, आउटलेट्स के थ्रू हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। ई कॉमर्स के थ्रू, आउटलेट्स के थ्रू है तो ओन आउटलेट या इंटरमीडियरी आउटलेट्स हो सकता है। ई कॉमर्स में तो ओन वेबसाइट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो वो सारे इंटरमीडियरीज हु आर इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू ईच चैनल, वो हो गया तुम्हारा सेल्स चैनल। जैसे होलसेलर, रिटेलर, ये सब ब्रोकर्स, ये सब हो जाते हैं सेल्स चैनल। प्रोडक्ट चैनल क्या होता है, प्रोडक्ट चैनल होता है जो कुरियर कंपनीज हुआ या लॉजिस्टिक्स टीम हुआ। जैसे जोमेटो के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स क्या हो गए जोमेटो के केस में, वो रेस्टोरेंट से लेके तुम्हारे घर तक खाना पहुंचा रहे। ये वो लोग हैं, दे आर द इंटरमीडियरीज हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पाथ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर। ये पूरा लॉजिस्टिक्स वाला बात है। अब लॉजिस्टिक्स वाले लोग देखो, स्निच को सेल करना है, स्निच या यूसीबी को सेल करना है, तो वो सेल्स चैनल बनाएगा, इंटरमीडियरी आउटलेट्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू उसने सेल तो कर दिया, लेकिन जब ई कॉमर्स पे सेल के तो डिलीवरी का बात आएगा। अब डिलीवरी करने के लिए कोई टीम आएगा, लेट से ब्लू डार्ट आती है, ब्लू डार्ट डिलीवर करता है। अब ब्लू डार्ट डिलीवर कर रहा है तो वो सेल नहीं कर रहा, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से एंड यूजर तक पहुंचा रहा है, तो वो प्रोडक्ट चैनल हुआ। एवरीबडी हु फिजिकली हैंडल्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट का यहां एग्जांपल लिया है, अपना इंडिया पोस्ट ले लो। ये आया फिर सर्विस चैनल। सर्विस चैनल क्या होता है, तुम कुछ भी काम कर दो, कोई भी टाइप का सर्विस, कोई भी टाइप का प्रोडक्ट सेल करो, तुमको एक कस्टमर केयर सेंटर तो लगाना पड़ेगा ना। तो वो हुआ जो बेसिक सर्विस है। तुम एसी तो खरीद लिए, वो सेल्स चैनल हो गया। खरीदने के बाद तुम क्या करोगे, शोपीस की तरह रख के तो नहीं रखोगे ना, तुम लगाओगे, उसके लिए तुमको सर्विस चाहिए, कोई आदमी आए जो इंस्टॉल कर सके, तो वो सर्विस चैनल हो गया। तो नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू सपोर्ट द प्रोडक्ट। ये नॉर्मली आफ्टर द परचेज ही किया जाता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन हो सकता है, कस्टमर असिस्टेंस हो सकता है,
ये कब होता है? जब प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये वो सारे लोग हैं, ये वो सारे इंटरमीडियरीज या एंटिटीज है विच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। कब होता है? नॉर्मली आफ्टर परचेज ऑफ द प्रोडक्ट बाय द एंड यूजर। कब? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस के केस में, जैसे कि इंस्टॉलेशन या आफ्टर सेल्स कस्टमर असिस्टेंस कभी कुछ आया तो। और सर्विस चैनल ना हमेशा एक के साथ यूज होगा, जैसे सेल्स के साथ यूज होता है नॉर्मली, या वो प्रोडक्ट के साथ यूज होता है। सेल्स एसी सेल किया, अब उसको इंस्टॉल करना है। प्रोडक्ट ब्लू डार्ट वाले लोग का भी कस्टमर सेंटर क्रिएट किया हुआ रहता है, जोमेटो का भी कस्टमर डिपार्टमेंट है। तो सेल्स चैनल अपना कुछ तीन, तो चैनल क्लियर हुआ। व्हाट इज द चैनल? ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जो प्रोडक्ट को पहुंचाता है। दो टाइप का चैनल, बेसिक देखा, फिर देखा इसका बेनिफिट क्या है, ईपीएस इंक्रीज करने में हेल्प करता है। टाइप्स क्या है? सेल्स, प्रोडक्ट और सर्विस चैनल। क्लियर? चलो, लास्ट अपना स्ट्रेटेजिक ड्राइवर क्या है? कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लास्ट अपना स्ट्रेटेजिक ड्राइवर क्या है? कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये दो टॉपिक है, वैसे कंफ्यूज हो जाते हो बट एकदम सुनना, तुम पूरा समझ जाओगे। कोर कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस क्यों करेगा? वो बिजनेस करेगा क्योंकि भैया उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है। अभी आ रहा हो पेज 72 में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए वो बिजनेस गेन करेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब प्रॉफिट, सिंपली बोले तो प्रॉफिट। अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट? इंडस्ट्री से ज्यादा। अगर बाकी लोग ऑन एन एवरेज 10-12% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तुम अगर 20% प्रॉफिट कमा रहे हो, तो दैट मीन्स तुम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहे हो। सीधा बात। जैसे आईटीसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहा है, बिल्कुल वो प्रॉफिटेबल है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहा है, करेक्ट? चलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या? नाम से जाओ, एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। यू हैव टू गेन एन एज ओवर योर राइवल्स। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब एज ओवर योर राइवल्स, जब तुम कंपीट कर रहे हो उनके साथ। तो बेसिकली कुछ नहीं, कैसे आएगा? यूनिक फीचर्स जब तुम प्रोवाइड करोगे अपने प्रोडक्ट्स में, यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करो और तुम्हारे मार्केट को लगना चाहिए कि द प्रोडक्ट जो फीचर्स उसको मिल रहा है वो इतना यूनिक है कि उसको और कोई प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। जैसे कि एप्पल, हम लोग को पता है कि एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ यूनिक टू एप्पल है, वो और कोई प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। कैमरा वगैरह मिल सकता है बट सॉफ्टवेयर तो नहीं मिलेगा ना। तो वो यूनिक फीचर्स and products which are perceived by the target market as significant and superior to that of competitors, तब हमको competitive advantage मिलता है। और competitive advantage हम identify कैसे करते हैं? When the company's profitability is greater than average profitability of the industry, तब हम मानते हैं यहाँ इसमें competitive advantage है। तो पहला वो है क्या? ये when you have an advantage over your rivals, तब कैसे आएगा? कैसे आएगा? जब तुम यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स में, तब आएगा तुमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टारगेट मार्केट को तुम ऐसा फीचर्स, ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करो कि उनको भी लगे कि भैया इससे बेटर कोई फीचर्स या इससे बेटर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। और पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? व्हेन योर प्रॉफिट्स आर ग्रेटर देन द इंडस्ट्री एवरेज प्रॉफिट्स। अब ये आता कैसे है? मैंने तुमको एक नोट लिखाया था इस पे, बस एक बार ब्रीफली देख लो कैसे आता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, सिंपली बोले तो। आता कैसे है ये? दो चीज से, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज। रिसोर्सेज समथिंग विच यू ओन, जो हमारे पास होता है। टैंजिबल हो सकता है, इनटैंजिबल हो सकता है, करेक्ट? टैंजिबल, फिर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, कैश बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये टैंजिबल रिसोर्सेज। इनटैंजिबल मतलब प्रोडक्ट का कोई पेटेंट हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, वो सब। कोई रेसिपी हुआ, कोका कोला का रेसिपी, उसका इनटैंजिबल रिसोर्स है। समथिंग विच यू ओन, अपना दिमाग, समथिंग विच वी ओन। लेकिन रिसोर्सेज को जब तक तुम काम पे ना लगाओगे, जब तक तुम उसको यूज नहीं करोगे, कैश बैलेंस शीट में बहुत है लेकिन हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो किस काम का? वो तो डिविडेंड ही दे देंगे ना, फिर किस काम का है? तो इसीलिए कैपेबिलिटी क्या होता है? व्हाट डू यू डू विद द रिसोर्सेज, तुम उसको बेस्ट इफेक्टिव मैनर में यूज कैसे कर रहे हो, दैट इज अ कैपेबिलिटी। तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या ब्रांड। एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ब्रांड, दिमाग को यूज करना। कोई जैसे कोका कोला का रेसिपी, वो इतना बड़ा कंपनी क्रिएट कर लिया, ये सब हो गया कैपेबिलिटी। क्लियर है? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नॉर्मली आता है दो चीज से, रिसोर्सेज हो सकता है, कैपेबिलिटीज हो सकता है। रिसोर्सेज समथिंग विच वी ओन, टैंजिबल या इनटैंजिबल। कैपेबिलिटीज हम हाउ डू वी यूज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू क्रिएट अ कैपेबिलिटी।
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से ना एक क्वेश्चन पॉसिबल है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोल के। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या, कितना सस्टेनेबल, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी तुम प्रॉफिट कर रहे हो, किस वजह से प्रॉफिट कर रहे हो, कोई रिसोर्सेज या कैपेबिलिटीज से। अब ये कॉपी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि कोई और कंपनी भी ये सेम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करने लगे, वो कॉपी कर ले हमको। तो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना सस्टेनेबल है ये कैसे पता चले, ये पता चलेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, इससे क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी, जो डिटरमाइन करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है चार, डाइट, DIAT, चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, DIAT, डाइट। डी बोले तो ड्यूरेबिलिटी, आई बोले तो इमिटेबिलिटी, ये रहा इमिटेबिलिटी, ए अप्रोप्रिएबिलिटी और टी ट्रांसफरेबिलिटी। डाइट, ड्यूरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। एक एक करके देखते हैं। डी ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना ड्यूरेबल है, तो आप तुम्हारा जो रिसोर्स या कैपेबिलिटी है वो कितना जल्दी खत्म हो सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी जल्दी खत्म हो जाएगा, पेटेंट अगर 2 साल का लाइफ बचा तो मालूम है 2 साल के बाद अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा, वर्सेस 20 साल का अगर लाइफ बचा है। तो इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है, रेट एट विच फर्म का रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज विल डेटोरेट। जैसे आयरन और माइल का एग्जाम्पल, आयरन और माइंस का हमने एग्जाम्पल लिया था, क्लियर हुआ। तो ड्यूरेबिलिटी क्या बोलता है, रेट एट विच द कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज विल डेटोरेट। अगर अपने पास बहुत अच्छा खासा रिसोर्सेज है तो जल्दी डेटोरेट नहीं होगा। अगर ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ज्यादा सस्टेनेबल होगा, कम है तो कम सस्टेनेबल होगा, जल्दी कॉपी हो सकता है, क्लियर है। जैसे एप्पल, एवरी ईयर उसको इनोवेट करना पड़ता है, नहीं तो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फेल हो जाएगा, कोई और ज्यादा इनोवेट कर जाएगा, क्लियर। फिर ट्रांसफरेबिलिटी, अब ड्यूरेबल कैसे हो, या तो तुम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खुद बिल्ड करो या तुम कहीं से खरीदो। तो खुद बिल्ड करो मतलब इमिटेबिलिटी, कहीं से खरीदो मतलब ट्रांसफरेबिलिटी। तो कहीं से खरीदना ट्रांसफरेबिलिटी। अब कुछ चीजें हैं जो तुम खरीद सकते हो, कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं खरीद सकते। अगर खरीद सकते हो तो डिपेंड करता है कि कितना इजीली तुम खरीद पा रहे हो। जैसे टेलीकॉम के अंदर में टेलीकॉम लाइसेंस, अगर पैसा है तो तुम लाइसेंस खरीद सकते हो, तुमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। नहीं है पैसा, लाइसेंस नहीं खरीद पाओगे, नहीं मिलेगा, सिंपल बात। हाउ इजी इज इट टू ट्रांसफर रिसोर्सेस। ability of rivals depend on gaining access to necessary resources and capabilities। जैसे आयरन ओर वाला जो अपने एग्जांपल देखे, या लीज, माइन का जो लीज होता है वो 99 इयर्स के लिए किसी कंपनी को दे दिया जाता है, तो अब वो कोई और कंपनी नहीं ले पाएगा ना, फिर ट्रांसफरेबिलिटी डिफिकल्ट हो गया। तो हाउ इजी इज इट टू गेन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। अगर इजी है तो फिर बहुत इजीली ट्रांसफर हो सकता है, अगर इजी नहीं है तो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल है, क्योंकि कॉम्पिटिटर खरीदेगा कैसे, वो खरीद ही नहीं पाएगा। इजियर इट इज टू ट्रांसफर रिसोर्सेज, लेस सस्टेनेबल विल बी द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इमिटेबिलिटी मतलब कॉपी करना, अगर वो खरीद नहीं सकता वो क्या करेगा, कॉपी करने की कोशिश करेगा। जैसे कोका कोला का रेसिपी, कितने लोग ट्राई कर ले, कोका कोला का जैसा टेस्ट नहीं बना पा रहे। मैगी का रेसिपी, कितने लोग ट्राई कर ले, वैसा टेस्ट नहीं बन पा रहा। तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। अगर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज परचेज नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो तुम क्या करोगे, बिल्ड ही तो करोगे ना। इट हैज टू बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इजीली एंड क्विकली कैन इट बी बिल्ड। तुम कितना इजीली और क्विकली उसको बिल्ड कर सकते हो इज द रियल क्वेश्चन। अगर तुम बहुत इजीली और क्विकली बिल्ड कर पाए तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, बहुत जल्दी हो जा रहा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर टाइम लगता है उसको बिल्ड करने में तो इट इज सस्टेनेबल। जैसे टेस्ला जो बिल्ड किया उसने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोई और वैसा बिल्ड नहीं कर सकता, वो सस्टेनेबल है। अप्रोप्रिएबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी बोले तो अप्रोप्रिएबिलिटी मतलब डीबी देसाई वाला एग्जांपल याद करो। डीबी देसाई जब छोड़ के पीडब्ल्यूसी में गए, सारा क्लाइंट्स को ले गए, तो भाई पीडब्ल्यूसी तो ये सोचेंगे ना क्लाइंट्स किसके वजह से थे, मेरे पीडब्ल्यूसी के ब्रांड के वजह से थे कि डीबी देसाई की वजह से थे। तो ये वो वाला क्वेश्चन है कि अगर प्रोडक्ट का रिटर्न आ रहा है, सेल्स हो रहे हैं, तो किसके वजह से सेल्स हो रहे हैं। कोई बहुत बढ़िया मैनेजर है इस वजह से हो रहे हैं कि नाम के वजह से हो रहे हैं। तो तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। देखो, इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ द फर्म्स ओनर्स टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन इट्स रिसोर्स बेस। अगर तुमको आइडिया लग गया कि तुम्हारे किसके वजह से रिटर्न आ रहा है तो तुम उसको नहीं जाने दोगे ना।
अगर पीडब्ल्यूसी को पहले से पता होता कि डीबी देसाई की वजह से ही मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो डीबी देसाई को ज्यादा पैसा देते ना, फिर वो नहीं जाने देते ना उनको। तो ये अप्रोप्रिएबिलिटी हो जाता है, अबिलिटी ऑफ फर्म्स ओनर्स टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन इट्स रिसोर्स बेस। अगर अप्रोप्रिएट करना आ गया तो अपना सस्टेनेबल हो जाएगा, अगर नहीं रिसोर्स के ऊपर में अप्रोप्रिएट हो जा रहा है तो सस्टेनेबल है, वरना नहीं हो पाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे डिसाइड होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, डायरेक्ट, ड्यूरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्लियर हुआ, किसने दिया है, माइकल पोर्टर ने, सारा यही देखे गए, माइकल पोर्टर ने दिया है क्या, बेसिक वो देखा, कैसे आता है, रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज के वजह से। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, डाइट, ड्यूरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, रेट ऑफ ऑब्सोलेशन, जल्दी ऑब्सोलेट हुआ लेस सस्टेनेबल है, टाइम लगेगा ऑब्सोलेट होने में तो ज्यादा सस्टेनेबल है। इमिटेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, कॉपी, इजियर है अगर इमिटेट करना, लेस सस्टेनेबल, डिफिकल्ट टू इमिटेट तो मोर सस्टेनेबल। अप्रोप्रिएबिलिटी, अगर रिसोर्स में अप्रोप्रिएट करना इजी है तो इजीली कॉपी हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट है कि कौन से रिसोर्स की वजह से वो नहीं क्लियर है तो ज्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि कोई एक के वजह से नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी, अगर इजी टू ट्रांसफर है लेस सस्टेनेबल, डिफिकल्ट टू ट्रांसफर है मोर सस्टेनेबल। क्लियर हुआ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी आ जाओ लास्ट, कॉम्पिटिटिव कोर कॉम्पिटेंस। मैं तुमको सबसे पहले दोनों का डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है प्रॉफिट्स, सिंपल। अगर तुम प्रॉफिट्स कर रहे हो, एक्स्ट्रा अबव एवरेज प्रॉफिट्स है, दैट मींस यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता कहां से, रिसोर्स से और कैपेबिलिटी से, करेक्ट। अब रिसोर्स और कैपेबिलिटी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो आ रहा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत लोग के पास होता है। अगर अपने गाड़ी के ऑटोमोबाइल सेक्टर में बोले, या लेट्स से स्मार्टफोन इंडस्ट्री का ले लो, सैमसंग, वन प्लस, जितने भी सक्सेसफुल, ओप्पो, वीवो, एप्पल, ये सब अच्छा फोन बना के बेच रहे हैं, सबके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बिकॉज एवरीवन इज अर्निंग प्रॉफिट्स। कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इसमें, है ना। जब एमआई था तो इंडिया में जब चल रहा था तो उसके भी प्रॉफिट हो रहे थे, वो भी है। एमआई आज के दिन भी प्रॉफिटेबल है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो है ही उसके पास। लेकिन सबके पास कोर कॉम्पिटेंस है क्या, नहीं। कोर कॉम्पिटेंस सिर्फ हम बोलेंगे एप्पल के पास है। क्यों, क्योंकि वो कुछ अलग कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। उसका iOS इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक, जो बाकी लोगों के पास नहीं है। तो कोर कॉम्पिटेंस एप्पल ने बिल्ड किया है अपने टेक्नोलॉजी पे, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी का एग्जांपल एप्पल के केस में लेते हैं और बाकी वन प्लस वगैरह के केस में नहीं लेते, क्योंकि रियल टेक्नोलॉजी इसने बिल्ड किया है, जो इसके लिए इसने अपना एक कोर कॉम्पिटेंस बिल्ड किया है। और ऑब्वियसली इसकी वजह से उसको बहुत सारे मार्केट्स में एक्सेस मिला है, कस्टमर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली कोर कॉम्पिटेंस से ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं उसके। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब प्रॉफिट्स कैसे आ रहा है, रिसोर्स कैपेबिलिटी, कोई भी कैसे भी रिसोर्स या कैपेबिलिटी से आ सकता है। बट कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तुमको आइडिया नहीं लगता कि क्या पर्टिकुलरली है, नहीं। अब जैसे एप्पल के लिए तुम कोर कॉम्पिटेंस क्या बोलोगे, कोई एक इंसान है क्या, नहीं। वो पूरा उसका टेक्नोलॉजी है जो उसका कोर कॉम्पिटेंस बन के बैठा है। अब टेक्नोलॉजी जो एप्पल का R&D है वो हुआ ना, अब वो तो कोई ऐसा थोड़ी कोई एक रिसोर्स के ऊपर में चल रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। और ऐसा टेक्नोलॉजी उससे उसने कोर कॉम्पिटेंस बिल्ड कर लिया। कोर कॉम्पिटेंस इज समथिंग जो बहुत लोगों के पास नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास होता है। इनफैक्ट एक इंडस्ट्री में तुमको एक ही दिखेगा, और कोर कॉम्पिटेंस के वजह से प्रॉफिट्स हो रही हैं, वो अलग बात है। इसीलिए कोर कॉम्पिटेंस से अगेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही मिलता है। आइडिया लगा क्या बोल रहे हो, क्लियर हो गया। इधर देखो, ये रेफर कर लो, रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज, इससे कोर कॉम्पिटेंस आ रहा है, सॉरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ रहा है, रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ रहा है, करेक्ट। अब कुछ रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को मिला के हम कोर कॉम्पिटेंस क्रिएट कर पाते हैं, और फिर इस कोर कॉम्पिटेंस से भी अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही आ रहा है। टारगेट क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, मतलब प्रॉफिट करना है। कैसे करो, रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज के थ्रू करो। अब उसकी वजह से अगर तुम ऐसा कुछ बिल्ड कर दिए विच इज योर कोर कॉम्पिटेंस, तो कोर कॉम्पिटेंस से भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही आएगा। तो कोर कॉम्पिटेंस हुआ क्या फिर अलग,
कोर कॉम्पिटेंस है समथिंग विच इज मोर सस्टेनेबल, जो बहुत कम लोग कॉपी कर पाएंगे। एप्पल, गूगल, सैमसंग का स्क्रीन, सैमसंग स्क्रीन का जो स्क्रीन वाला पार्ट सैमसंग का कोर कॉम्पिटेंस है, कोई और स्क्रीन वैसा बना ही नहीं पाता। टेस्ला, ईवीज में जो उसने किया है वो कोर कॉम्पिटेंस है, और कोई नहीं कर पाएगा, अभी सब बहुत दूर है। गूगल कोर कॉम्पिटेंस है, गूगल मैप्स दूसरा बन सकता है क्या? एप्पल में भी हम लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं, क्लियर है? तो ये वो कोर कॉम्पिटेंस हुआ, मतलब समथिंग विच इज वेरी यूनिक, जो बहुत इजीली कॉपी नहीं हो पाएगा। एंड ऑब्वियसली इसके वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो आएगा, क्योंकि इसके वजह से प्रॉफिट तो आना ही है। वेरियस राइवल्स इन द सेम इंडस्ट्री, देखो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी लोगों का सेम कॉमन हो सकता है, इसके वजह से उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कि एक इंडस्ट्री में मल्टीपल लोगों को मिल सकता है। कोर कॉम्पिटेंस नॉर्मली एक इंडस्ट्री में एक के पास ही होगा, करेक्ट है? सेंस बना पूरा? सो कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है? सी के प्रहलाद और गैरी हमेल ने दिया है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माइकल पोर्टर ने दिया था, करेक्ट? सी के प्रहलाद, गैरी हमेल, याद नहीं हो रहा, 2 गाली दे दे रहा, सब याद हो जाएगा। क्या होता है ये? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स रादर देन इंडिविजुअल स्किल और सेपरेट टेक्निक। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स, कोई इंडिविजुअल स्किल या टेक्निक नहीं है। स्किल मतलब रिसोर्सेज, टेक्निक मतलब कैपेबिलिटी। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स रादर देन एनी इंडिविजुअल स्किल और टेक्निक। कोई इंडिविजुअल रिसोर्स या कैपेबिलिटी नहीं है, ये लाइन को याद रखना। capabilities which are valuable, rare, costly to imitate and non-substitutable within वो capabilities, वो resources and capabilities which are valuable, rare, costly to imitate and non-substitutable, उसको हम बोलते हैं core competence। वो मेरे लिए core competence बनते हैं, और इस core competence से अपने को competitive advantage मिलता है, ठीक है? देखो, आर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो, कैसे पता लगाए हमारा कोर कॉम्पिटेंस है? गूगल, अच्छा ठीक है, यही देख लेते हैं। रोड का कोर कॉम्पिटेंस है माइक बनाना। रोड ये माइक्स बनाता है, रोड ये जैसा माइक्स बनाता है। तो रोड एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो माइक्स बनाता है, और बहुत महंगे महंगे बहुत गुड क्वालिटी माइक्स बनाता है। तो रोड का कोर कॉम्पिटेंस है माइक बनाना। माइक क्या होता है? माइक एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है एम। कोर कॉम्पिटेंस अगर तुम्हारे पास है, हाउ डू बी आइडेंटिफाई? सबसे पहला एम, माइक। एम, वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स में तुमको एक्सेस मिलेगा। एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, तुम कोई लोकल मार्केट में काम नहीं करोगे, तुम मल्टीनेशनल कंपनी बन चुके होगे। आई, तुम्हारा इट विल नॉट बी एबल टू गेट इमिटेटेड, डिफिकल्ट टू इमिटेट, वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट होगा, कोई और जल्दी से कॉपी नहीं कर पाएगा तुमको। और सी, तुम कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे कस्टमर्स को तुम्हारे प्रोडक्ट यूज करने से बहुत वैल्यू मिल रहा है। सो आइडेंटिफिकेशन क्या है? रोड माइक, रोड का कोर कॉम्पिटेंस है कि वो बहुत अच्छे माइक्स बनाता है, MIC माइक। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, डिफिकल्ट टू इमिटेट, और इट प्रोवाइड्स कस्टमर बेनिफिट्स, ठीक है? यही सेम चीज यहां पे आ रहा था। देखो, एरियाज वेयर कोर कॉम्पिटेंसीज कैन बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, एरियाज वेयर कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड, यही है। रोड का कोर कॉम्पिटेंस है माइक बनाना, एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, इमिटेबिलिटी, डिफिकल्ट टू इमिटेट, और सी कस्टमर बेनिफिट्स। यहां पे बस पॉइंट्स अलग हो जा रहा है। देखो एम में उसने क्या हेडिंग दे दिया? एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स है पॉइंट, लेकिन हेडिंग क्या है? तुम देखो, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स। इसलिए तुमको याद ये रखना है, इजी के लिए तुम याद रख लो वो वाला, लेकिन तुमको हेडिंग याद करना है। तो एम, मार्केट का एक्सेस चाहिए, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, अदर मार्केट्स। आई, डिफिकल्ट टू इमिटेट था, यहां बोला कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, अंदर में तुम देख लो यही लिखा है। कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन हेडिंग दे दिया, अंदर में तुम देखो यही लिखा है, कंपनी विच इज कंसिडर्ड टू बी हैविंग कोर कॉम्पिटेंसी इफ कॉम्पिटेंस इज यूनिक एंड डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इनोवेट। और ये हमको एज ओवर कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे टेस्ला, गूगल, एप्पल, सैमसंग। और सी, कस्टमर वैल्यू, इट प्रोवाइड्स कस्टमर फंडामेंटल बेनिफिट्स टू द कस्टमर, और कंज्यूमर शुड वैल्यू द डिफरेंशिएशन। चलेगा? तो एरियाज वेयर कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड, माइक। लेकिन एम में क्या बोला उसने? एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स।
हम कोर कॉम्पिटेंस को यूज करके वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स में एक्सेस कर पा रहे। इट ओपन द पोटेंशियल मार्केट्स टू बी एक्सप्लॉइटेड। आई, इमिटेशन, डिफिकल्ट टू इमिटेट, यहां बोला कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, हम कॉम्पिटिटर से अलग है, ठीक है। तो we have unique capabilities which cannot be imitated, difficult for competitors to imitate, और ये हमारे लिए edge provide करता है competitors के ऊपर में। C, customer value, it provide value to the customer, उसको बहुत अच्छा fundamental benefit या differentiation मिल रहा है हमारे products को use करके। Done। तो ये दो basic MCQ वाले points है। क्या core competence कैसे मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस के थ्रू मिल सकता है। तुम बहुत बढ़िया काम करो होगा, जैसे एचयूएल का फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैंने बताया था नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। और कोर कॉम्पिटेंस इज व्हाटएवर इट डज बेस्ट। जैसे टाटा स्टील का लो कॉस्ट स्टील, तो टाटा स्टील लो कॉस्ट स्टील बना रहा है, बना तो स्टील सभी रहे हैं, लेकिन टाटा स्टील जितने कम दाम में स्टील बना रहा है वो कोई और नहीं बना सकता। ये टाटा स्टील का कोर कॉम्पिटेंस है। Whatever it does best, अलग अलग फंक्शंस के थ्रू क्रिएट हो सकता है, या whatever it does best वैसे आ सकता है। सो कोर कॉम्पिटेंस क्लियर हुआ। इससे एक क्वेश्चन जो आ सकता है, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंस। अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तुम कंफ्यूज मत हो जाना। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डाइट, कोर कॉम्पिटेंस में होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब हम कब बोलेंगे कि क्या चार कंडीशंस होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोर कॉम्पिटेंस से आए। VRIN, ये क्राइटेरिया है। वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट और नॉन सब्सटीट्यूटेबल। वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट और नॉन सब्सटीट्यूटेबल। वैल्यूएबल क्या करता है? कस्टमर वैल्यू करे, इसको कस्टमर वैल्यू कर पाए, हम अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करें, थ्रेट्स को एलिमिनेट करें। कैसे करेंगे? बाय क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लॉइट करो, थ्रेट है उसको मिनिमाइज करो, खत्म करो, एलिमिनेट करो। कैसे? क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। आर, रेयर। रेयर मतलब वेरी रेयर कैपेबिलिटीज है, कोई और के पास नहीं है, हमारे पास जो है वो कोई और के पास नहीं है। दे डोंट पोजेस। कोर कॉम्पिटेंसी या रेयर कैपेबिलिटीज वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर्स पोजेस है, जैसे iOS, विंडोज या गोरिल्ला ग्लास का टेक्नोलॉजी। कॉस्टली टू इमिटेट, अब कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता जल्दी से। कंपीटिंग फर्म्स आर अनएबल टू डेवलप इजीली। इंटेल, एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड कोई और जल्दी से इसको बना नहीं सकता। एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। विंडोज या iOS इनके सब्सटीट्यूट है क्या? नहीं। डू नॉट हैव स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट्स एंड दे आर कॉल्ड नॉन सब्सटीट्यूटेबल कैपेबिलिटीज। देखो, when a capability is valuable, rare, costly to imitate and non-substitutable, it is a core competence and a source of competitive advantage. क्लियर हुआ यहां तक? ये अपना कोर कॉम्पिटेंस, पांचों ड्राइवर डन। सबसे पहले हमने इंडस्ट्री मार्केट देख लिया, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। उसके बाद हम गए थे प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स के ऊपर में बेसिक सा, फिर गए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को देखा एमसीक्यू के लिए, फिर हम गए फोर्थ हम गए उसके ऊपर में, इसके पहले चैनल्स था। चैनल सुपर इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आता है। और लास्ट में कोर कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिससे दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पॉसिबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्राइटेरिया फॉर कोर कॉम्पिटेंस, डाइट एंड व्रिन। चलेगा? अब इंटरनल एनवायरनमेंट का बेसिक ड्राइवर्स खत्म है। अब अपने को क्या करना होता है? मैच करना होता है। क्या मैच करते हैं हम? अब हम लोग का मैचिंग चालू हो रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपने डन कर लिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने को क्या मिला? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना है, थ्रेट्स को मिनिमाइज करना है, करेक्ट। और इंटरनल एनवायरनमेंट से अपने को क्या मिला? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगेन स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करना है, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है, वीकनेस को मिनिमाइज करना है। तो अब ये दो जब अपने को मिल गया, व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ? वी हैव टू मैच। अब अपने को यहां से आगे स्ट्रैटेजीज बनाने जाना है। तो एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट डन हो गया। अब अपने को करना है जनरेट, एनालाइज एंड सिलेक्ट स्ट्रैटेजीज। उससे पहले बस ये स्वॉट एनालिसिस देख लो। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस सीधा सीधा चीज है। अपने क्या करते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एक्सटर्नल। इस पूरे सिनेरियो को इवैल्यूएट करते हैं और फैक्टर्स को जॉट डाउन करते हैं, जिससे अपने को ये स्वॉट एनालिसिस मिल रहा है। यहां पे क्या है? इससे क्वेश्चन आता है, दो तीन क्वेश्चन अपने करेंगे रिटन प्रैक्टिस में, कल इसको कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे
तुमको लिखने को आ जाएगा कि इसका स्वॉट एनालिसिस करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या करोगे तुम उसमें, वो अपने बहुत डिटेल में, बट एक आईटीसी का अगर जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रेंथ क्या होगा उसका, डिस्ट्रीब्यूशन चेन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी, स्ट्रेंथ हो गए उसके, फार्मर नेटवर्क जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चेन। वीकनेसेस क्या हो गए उसके, उसका एज ओल्ड एम्प्लॉइज, मतलब जो उसका डेमोग्राफिक्स है, यंग एम्प्लॉयज नहीं है, इनोवेशन नहीं है, उसका वीकनेस हुआ। अपॉर्चुनिटी क्या है, टूरिज्म, क्या बोलते हैं उसको, रूरल मार्केट्स, रूरल इंडस्ट्री, ये सब अपॉर्चुनिटी है। और इसके थ्रेट्स क्या हो गए, थ्रेट्स हो गए कि तुम्हारा गवर्नमेंट बैन कर सकता है टोबैको इंडस्ट्री को, टोबैको को गवर्नमेंट बैन कर दे तो थ्रेट हो जाएगा। तो ये अपना स्वॉट एनालिसिस है, इसको देखेंगे राइटिंग प्रैक्टिस वाले में कैसे अपने को स्वॉट एनालिसिस करना होता है। बोलो, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 डन, मेजर इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट क्या 75% डन। अब अपने को 2-3 स्ट्रैटेजीज यहां देखना है। बोलो डन है यहां तक, पक्का आधा घंटा का ये चैप्टर और बचा है, फटाफट बोलो क्लियर है यहां तक। परफेक्ट। अरे अब अपने करते हैं स्ट्रैटेजी बनाना है। अब अपने को स्ट्रैटेजी जो अपने को बनाना है, 3 टाइप का स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। तुमको पता है ये जो रिवीजन है ना, ये इसके आधे टाइम में करा सकता है, एकदम आधे टाइम में रिवीजन करा सकता है, बट वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा रिवीजन। क्योंकि जब तक तुम ये वर्ड्स को नहीं लोगे, जब तक तुम ये की वर्ड्स, ये हेड पॉइंट्स को लर्न नहीं करोगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए कोई मार्क्स नहीं देगा। इसीलिए मैं तुमको ये रोजी पिक्चर देना भी नहीं चाहता कि तुम कुछ भी लिख दो तुमको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू राइट बुक लैंग्वेज। इसीलिए एक एक चीज बैठ बैठ के 2-2 बार कर करके रीड करा रहे, गला दर्द करता है, बट ये जरूरी है हमारे लिए। तो प्लीज इसका बेस्ट पॉसिबल यूज करो, मेरे साथ साथ रिपीट करते हुए चलो, तभी याद हो पाएगा। ठीक, चलो। तो स्ट्रैटेजी अपने जब बनाते हैं, 3 टाइप का स्ट्रैटेजी होता है, 3 टाइप का स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। 3 लेवल से तीनों अपना अपना स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, चैप्टर 4 में देखेंगे। यहां पे हम क्या बना रहे हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोलते हैं जेनेरिक या बेस स्ट्रैटेजीज। तो पोर्टर साहब ने, माइकल पोर्टर ने 3 स्ट्रैटेजीज दिया है, जिनको हम बेस या जेनेरिक स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। जेनेरिक या बेस स्ट्रैटेजीज बोलते हैं इनको। क्या 3 स्ट्रैटेजीज है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। फोकस में फिर कॉस्ट या फोकस डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस 3 स्ट्रैटेजी है। ये देखो, ये वाला टेबल चाहिए अपने को केस स्टडी में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के लिए। कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, कॉस्ट लीडरशिप जब कम दाम में, याद रखना इसमें कॉस्ट कम होना जरूरी है, टू बी अ कॉस्ट लीडर। जियो कॉस्ट लीडर कभी नहीं था, वो याद रखना। जियो प्राइस कम किया था लेकिन वो कॉस्ट लीडर नहीं था। तो कॉस्ट लीडर में कॉस्ट कम होना जरूरी है। You have to, देखो, you are providing standardized products at low per unit cost. Tata Steel, McDonald's, Decathlon, standardized products at low per unit cost for customers who are price sensitive। 3 चीज, standardized products, बहुत वेरिएशन नहीं होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगा प्रोडक्ट का, और वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए काम का होगा। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन में हम यूनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट्स है, बहुत हटके प्रोडक्ट्स है। ऑब्वियसली इसके लिए हम इसमें फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसके लिए प्रीमियम चार्ज करेंगे, हाँ, और इसके लिए हम प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। प्रीमियम जब चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस सेंसिटिव नहीं, प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर्स के लिए, जिनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, उनको अच्छी चीजें चाहिए। क्लियर है। फोकस, फोकस क्या होता है, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए, रोल्स रॉयस स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए, फोकस एकदम स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विथ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट। स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जिनका बहुत स्पेसिफिक लिमिटेड टेस्ट है ना, सिर्फ उनके लिए, और वो उसी में कमाई कर लेंगे। तो ये 3 क्लियर है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। कॉस्ट लीडरशिप, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करो लो पर यूनिट कॉस्ट पे, प्राइस सेंसिटिव लोगों के लिए। डिफरेंशिएशन, यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, उन प्रीमियम प्राइस पे प्रोवाइड करो, उनके लिए प्रोवाइड करो जो प्राइस इनसेंसिटिव लोग हैं। फोकस, ये एक फोकस मार्केट, टारगेट, लिमिटेड टारगेट मार्केट को हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिनका वेरी स्पेसिफिक टेस्ट है, इसीलिए इसको नीश मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग भी बोला था। ये डायग्राम को याद रखना, ये डायग्राम कुछ नहीं है, सिंपल सा मैं आपको यहां बना देता हूं। एक तरफ अपना मार्केट है, मार्केट बोले तो नैरो एंड ब्रॉड, नैरो एंड ब्रॉड, ठीक।
मार्केट टाइप हो गया, टारगेट मार्केट बेसिकली नैरो या ब्रॉड। दूसरी तरफ तुम्हारा प्रोडक्ट्स आता है, कैसा प्रोडक्ट होगा, एक होगा लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स, दूसरा होगा फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स, फीचर्स है तुम्हारे प्रोडक्ट में। तो अगर लो कॉस्ट का प्रोडक्ट है तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी हुआ, फीचर्स का प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएशन हुआ ब्रॉड मास मार्केट में। अब अगर नैरो मार्केट में सेम ही होगा, बस फोकस हो जाएगा, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, और ये हो जाएगा फोकस डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से ये डायग्राम बन गया, एक तरफ टारगेट मार्केट, दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स। टारगेट मार्केट में ब्रॉड या नैरो, प्रोडक्ट्स में लो कॉस्ट या यूनिक फीचर्स। अब टारगेट मार्केट ब्रॉड नैरो जो है वो कॉस्ट लीडरशिप, और ब्रॉड में कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, नैरो में फोकस कॉस्ट फोकस डिफरेंशिएशन। ये सब डायग्राम्स तुमको बहुत बड़ा एज दे सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस और एक बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, ये चारों आता है। इससे तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा केस स्टडीज पूछेंगे, और केस स्टडीज डिफरेंशिएशन सुपर इंपॉर्टेंट होता है। पहले आ जाओ कॉस्ट लीडरशिप, फटाफट देख लेते। कॉस्ट लीडरशिप में तीन चीज पॉसिबल है। अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देखो अचीविंग एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, कोई पे भी एक केस स्टडी में वो तुमको कुछ भी पूछ सकता है। रिटन प्रैक्टिस में इसको देख लेंगे, डोंट वरी। कॉस्ट लीडरशिप होता क्या, पॉइंटर्स, जस्ट बेसिक एक दो लाइन का डेफिनेशन। क्या होता है, लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जिसमें हम अपने कॉस्ट को कम कर रहे हैं ताकि हम कम दाम में प्रोडक्ट को सेल कर सके। ब्रॉड मास मार्केट के लिए स्ट्रेटजी है, हमको कॉस्ट कम करना है। कहां पे कॉस्ट कम करें, प्रोडक्शन में करो, और पहले तो प्रोक्योरमेंट, खरीदने में करो प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन में करो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर देना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड करना है, कहां गया ये रहा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड करना है हमको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड। अब लोअर कॉस्ट की वजह से हम प्राइस कम करेंगे, कॉस्ट लीडर है हम, तो हम एक लोअर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। कैसे करें, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जाना है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्टिव होगा कि हम कॉम्पिटिटर्स से कम दाम में बेचे, अंडर प्राइस द कॉम्पिटिटर्स एंड गेन मार्केट शेयर, कम दाम में सेल करके भी मार्केट शेयर टान सके। मैकडॉनल्ड्स, डीकैथलॉन, टाटा स्टील, इंडिगो, ये सारा एग्जांपल जो मैंने क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था, वो वाले को याद रखना। तो ये ब्रॉड मास मार्केट का स्ट्रेटजी है, लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है। इसमें हम कॉस्ट को कम कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल ला रहे। क्यों ला रहे, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को अंडर प्राइस कर सके और उनसे मार्केट शेयर गेन कर सके, कम दाम में हम प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर सके। और कैसे करते हैं हम, वर्टिकल, बैकवर्ड या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से। तीन चीज इससे पॉसिबल है, अचीविंग, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। अचीविंग मतलब कैसे अचीव करें कॉस्ट लीडरशिप, तो सबसे पहला तुम डिमांड को फोरकास्ट करो, ज्यादा वॉल्यूम है तो ही कॉस्ट लीडर पॉसिबल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए ना इसके लिए, इसमें जरूरी होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कम वॉल्यूम में तुम ये नहीं अचीव कर पाओगे, तो डिमांड फोरकास्ट करो, अगर ज्यादा डिमांड आएगा तो ही तुम कॉस्ट लीडर बन पाओगे। अब कॉस्ट लीडर बनने के लिए कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करो, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज को लाओ, एडवांस टेक्नोलॉजी को लाओ, एमआई जो किया, जिससे तुम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाओगे। और वो तब होगा जब तुम रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर रहे हो, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही तुम सेल करना है, वेरिएशन लेके आया तो कॉस्ट लीडर नहीं बन पाओगे। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट सेल करना है, और डिफरेंशिएशन से रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम बेसिक फीचर्स ही तुमको डालना है। यू कैन नॉट पुट मल्टीपल फीचर्स। जैसे नोकिया कॉस्ट लीडर था, वो बेसिक फीचर्स वाले फोन प्रोवाइड करता था ना, वो कोई बहुत फीचर्स तो लाया नहीं, बेसिक फीचर्स के फोन कम दाम में प्रोवाइड कर रहा था तुमको, तो वहां रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि कंपनी खत्म हो जाए। तो 6 पॉइंट अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप। पहला, फोरकास्ट करो डिमांड को, ज्यादा डिमांड आना चाहिए। इन्वेस्ट करो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में। थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेके आओ। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है अपने को, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स अपने बनाएंगे, और डिफरेंशिएशन से रेजिस्ट करते हुए चलना है। ठीक। एडवांटेजेस सिंपल है, पोर्टर्स का 5 फोर्सेस, सिंपल, न्यू एंट्रेंट्स, एग्जिस्टिंग राइवल्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बायर बार्गेनिंग पावर, सप्लायर बार्गेनिंग पावर। 5 फैक्टर्स यही है, देख लो, न्यू एंट्रेंट्स, राइवल्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बायर, सप्लायर। क्लियर। अब एंट्रेंट्स में, अंदर में अगर देखें, एंट्रेंट्स में क्या करेंगे, अगर टाटा स्टील कॉस्ट लीडर है, एंट्री बैरियर है ना,
उसको कोई रिस्क है क्या न्यू एंट्रेंट्स का? नहीं। इनफैक्ट एंट्री बैरियर में बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर दिया इसने। एंट्री बैरियर्स में हमने पढ़ा भी था, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पीसा, पी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ई इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ई इकोनॉमीज ऑफ स्केल, याद है ना? तो यहां पे एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है, इसलिए न्यू एंट्रेंट से हमको रिस्क नहीं है। सेकंड, राइवलरी से रिस्क है क्या? नहीं। प्राइस वॉर अवॉइड हो जाता है। टाटा स्टील, कोई और स्टील का कंपनी प्राइस वॉर करेगा, हम डबल कर देंगे, तो प्राइस वॉर अवॉइड हो जाता है जब तुम्हारा लो कॉस्ट है तो। थर्ड, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट से तुमको थ्रेट है क्या? नहीं। अगर कोई सब्स्टिट्यूट आया मार्केट में तो तुम्हारे पास भी लो कॉस्ट के वजह से अभी प्रॉफिट्स इकट्ठा हो चुके हैं, वो प्रॉफिट्स के वजह से तुम भी डेवलप कर सकते हो सब्स्टिट्यूट्स को। देखो तुम्हारा सिंस कॉस्ट कम है तो तुम भी सब्स्टिट्यूट्स को डेवलप कर सकते हो, लोग तुम्हारे पास शिफ्ट हो जाएंगे। फोर, बायर का कोई पावर है क्या? नहीं, क्योंकि उसको कम दाम में मिल रहा है प्रोडक्ट्स। बायर हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। बायर विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द कॉस्ट लीडर, क्योंकि उसको भी मालूम है कि उसको इससे कम दाम में कहीं नहीं मिलेगा। सप्लायर हमको एक्सप्लॉइट कर सकता है क्या? नहीं। सप्लायर अगर 2-4 रुपया 5 रुपया बढ़ा भी देता है, हम अब्सॉर्ब कर लेंगे उसके प्राइस इंक्रीजेस को। कॉस्ट लीडर्स आर एबल टू अब्सॉर्ब प्राइस इंक्रीजेस। तो 5 न्यू एंट्रेंट्स, राइवल कंपनीज, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बायर बार्गेनिंग पावर, सप्लायर बार्गेनिंग पावर, पोर्टर 5 फोर्सेस। इसका डिसएडवांटेज क्या है? कितना? 5 डिसएडवांटेज है यहाँ पे। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला, कोई भी स्ट्रैटेजी का बेसिक डिसएडवांटेज वो कॉपी हो सकता है। यहां पे रिस्क ऑफ इमिटेशन है, तो यहां एक रिस्क ऑफ इमिटेशन है। कॉस्ट एडवांटेज मे नॉट लास्ट लॉन्ग, वो जल्दी इमिटेट हो जाएगा। कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक जो भी है तुम्हारे, वो अगर कोई टेक्नोलॉजी है वो इमिटेट हो जाएगा, कोई और भी खरीद सकता है, तो इट मे नॉट लास्ट लॉन्ग, रिस्क ऑफ इमिटेशन है। सेकेंड, वो तब तक ही सक्सेसफुल होगा जब तक तुम्हारे पास हाई सेल्स वॉल्यूम है। सेल्स वॉल्यूम कम हुआ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल गया, फिर यू आर नॉट अ कॉस्ट लीडर। तीसरा, अगर टेक्नोलॉजी, तुमने टेक्नोलॉजी खरीदा था, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, एक नया टेक्नोलॉजी आ गया मार्केट में, तो तुम्हारा कॉस्ट लीडरशिप खत्म। अब तुमको फिर नया टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज अ थ्रेट टू कॉस्ट लीडर्स। फोर्थ, पीपल यानी लोगों का, कस्टमर्स का प्रेफरेंस हो सकता है यूनिक फीचर्स एज अगेंस्ट लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। कस्टमर बोले हमको ज्यादा दाम देने को हम रेडी हैं, तुम हमको फीचर्स प्रोवाइड कर। जैसे नोकिया टू एंड्रॉइड का यही तो प्रॉब्लम था। नोकिया बोला मेरे जितने कम दाम में एंड्रॉइड फोन बना ही नहीं सकता। कस्टमर ने बोला हमको कम दाम में फोन चाहिए ही नहीं, आई एम विलिंग टू पे हायर प्राइस, तुम फीचर्स प्रोवाइड करो। तो पीपल स्टार्ट प्रेफरिंग प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स, एंड दे आर रेडी टू पे हायर प्राइस। तो वो एक रिस्क हो जाएगा कॉस्ट लीडर्स के लिए। और फिफ्थ, कॉस्ट लीडर्स कभी कभी ना इंपॉर्टेंट कॉस्ट अवॉइड कर देते हैं। कॉस्ट लीडर्स का काम क्या है? कम कॉस्ट रखना है। अब वो कम कॉस्ट रखने की वजह से कभी कभी इंपॉर्टेंट कॉस्ट अवॉइड कर जाते हैं। R&D का कॉस्ट अवॉइड कर गया, R&D का कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट अवॉइड कर गया। अब इसके वजह से लॉन्ग टर्म में तो नुकसान हो सकता है ना। इट कैन प्रूव टू बी एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग टर्म में हमको भारी नुकसान भरना पड़ सकता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए 5। पहला, कॉस्ट एडवांटेज मे नॉट लास्ट लॉन्ग, ये रिस्क ऑफ इमिटेशन आ जाता है, customers can copy it. Second, cost leaders tend to keep their costs low only if they have high sales volume. High sales volume है तब तक ही हमारा cost कम रहेगा। तीसरा, technological advancement हमारे लिए एक threat है। चौथा, people can start preferring products with unique features, तो उनको फिर cost leader से मतलब ही नहीं है। पांचवा, cost leaders इंपॉर्टेंट कॉस्ट जैसे एडवर्टाइजिंग, R&D को अवॉइड कर सकते हैं, जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। तो कॉस्ट लीडरशिप का पूरा क्लियर हो गया। एक बार मेरे साथ साथ फटाफट रिपीट करो, कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? इट इज अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ब्रॉड मास मार्केट के लिए। क्या करते हैं हम इसमें? कॉस्ट कम करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। कहां कहां? प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाते हैं। क्या करेंगे? अंडर प्राइस करेंगे कॉम्पिटिटर्स को, मार्केट शेयर को गेन करेंगे। कैसे? बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। एग्जांपल देख लें, मैकडॉनल्ड, टाटा ग्रुप, टाटा स्टील, डीकैथलॉन, इंडिगो, ये सारा एग्जांपल्स था। कैसे अचीव करें? 6 पॉइंट। सबसे पहला, डिमांड को फोरकास्ट करो। सेकंड, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी खरीदो, तब तुमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, वेस्टेज मत करना, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाओ, और रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन होना चाहिए। एडवांटेजेस, न्यू एंट्रेंट्स, राइवलरी, सब्स्टिट्यूट, बायर, सेलर। डिसएडवांटेजेस, पहला रिस्क ऑफ इमिटेशन है, कॉस्ट लीडरशिप मे नॉट लास्ट लॉन्ग। सेकंड, ये क्या बोलते हैं, हाई सेल्स वॉल्यूम चाहिए तुमको, तब तक ही तुम कॉस्ट लीडर रहोगे। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इट इज अ थ्रेट फॉर यू। चौथा,
कस्टमर्स अगर यूनिक फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स को प्रेफर करने लगे, गया तुम्हारा कॉस्ट लीडरशिप। पांचवा, कंपनीज को कॉस्ट कम रखना है, इंपॉर्टेंट कॉस्ट अवॉइड हो जाती है कई बार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टीजिंग जैसा। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन, सुपर इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन है ठीक उल्टा। डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे हैं, ये भी ब्रॉड मास मार्केट का स्ट्रैटेजी है, बट यहां हम कोई कॉस्ट पे फोकस नहीं करते। हमारा फोकस होता है प्रोडक्ट पे। हमारा फोकस क्या है, प्रोडक्ट में फीचर्स प्रोवाइड करना है। ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करो, ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करो कस्टमर को जो यूनिक लगे उनको, और इसके वजह से दे आर रेडी टू पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर अस। जैसे अगर नोकिया कॉस्ट लीडर था, वो बेसिक फीचर फोन्स बनाता था, उसके अगेंस्ट में जब एंड्रॉयड आया मार्केट में, तो एंड्रॉयड डिफरेंशिएशन के साथ आया, क्योंकि वो फीचर्स प्रोवाइड करने लगा, और इन फीचर्स के लिए कस्टमर्स वर रेडी टू पे अ प्रीमियम प्राइस। क्लियर है? देखो, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करो विच इज परसीव्ड एज यूनिक। डिजाइन अच्छा करो, ब्रांड इमेज लगाओ, ब्रांड इमेज अपना हो, अच्छा होना चाहिए, फीचर्स अच्छे हो, टेक्नोलॉजी बढ़िया हो, डीलर नेटवर्क हो, कस्टमर सर्विस हो। किसी भी रीजन से, कोई भी तरीके से हम यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यूनिक बहुत बढ़िया डिजाइन हो सकता है ये वाला जैसा, ब्रांड इमेज अच्छा हो सकता है मैगी, उसके बाद फीचर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं गाड़ी वगैरह के केस में, स्मार्टफोन्स के केस में, टेक्नोलॉजी बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है एप्पल के केस में, डीलर नेटवर्क अच्छा हो सकता है आईटीसी वगैरह के केस में। डिफरेंशिएशन के वजह से ये प्रीमियम चार्ज कर सकती हैं। और इसका स्ट्रैटेजी क्या होगा, जैसे कॉस्ट लीडर हम कैसे बन रहे थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड या वर्टिकल इंटीग्रेशन या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट तुम कैसे करोगे, हाउ विल यू अचीव डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू। प्रोडक्ट जब तुम डेवलप करोगे, दैट इज, यहां तुम्हारा मेन चीज ही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे Amazon प्राइम, वो तुमको 2 घंटे में डिलीवरी, 1 दिन में डिलीवरी, ये सब प्रोवाइड करता है। सो ये डोमिनोज का पिज्जा 30 मिनट डिलीवरी, उसके लिए तुमसे ऑब्वियसली वो प्रीमियम चार्ज करेगा ना, गर्म पिज्जा प्रोवाइड कर रहा है। 2 घंटे बाद ठंडा चिड्डा पिज्जा देता, तुमको 100 रुपए में क्या चलता बताओ। क्लियर है? अब विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस, बिजनेस क्लास, ये सब कॉस्ट लीडर नहीं है, तुमको फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 5 स्टार होटल्स, ये कॉस्ट लीडर नहीं है, तुमको फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहां चार क्वेश्चंस पॉसिबल है। एक बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरा अचीविंग डिफरेंशिएशन, कैसे तुम अचीव करोगे डिफरेंशिएशन को, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहला, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, इसके लिए लाइन लिख लो। आर्टिकलशिप में ऐसा डिफरेंशिएटेड काम करो, मतलब ऐसा यूनिक काम करो, आर्टिकलशिप में ऐसा डिफरेंशिएटेड काम करो, इतना यूनिक काम करो कि तुम्हारे को पीपीओ मिल जाए। आर्टिकलशिप में ऐसा डिफरेंशिएटेड काम करो कि तुमको पीपीओ मिल जाए। पीपीओ बोले तो प्रोडक्ट प्राइस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट प्राइस ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकलशिप में ऐसा डिफरेंशिएटेड काम करो कि तुमको पीपीओ मिल जाए, प्रोडक्ट प्राइस एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट बोलता है कि अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए। इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट में बहुत ब्यूटीफुल फीचर्स हो, नया प्रोडक्ट का ऑफरिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्टली करो, मार्केटिंग में खर्चा करो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब तुम प्रोडक्ट को नया बना रहे हो, जैसे एप्पल जो प्रोडक्ट को नया लाता रहता है, ईवीज आज के दिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, कोई नया टेक्नोलॉजी आया, कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, अब इसके लिए इसमें नए फीचर्स हैं, इसमें इनोवेशन लगा है, R&D लगा है, इसका मार्केटिंग का खर्चा है, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस तो हाई रहेगा ही। और इसी के लिए कस्टमर्स, वो वाले ही कस्टमर जिसको यूज करते हैं, जिनको नया टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाया, PS5 आईफोन वगैरह। प्राइस में डिफरेंशिएशन, 2 तरीके से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। लोएस्ट प्राइस दे दो, जैसे जियो, कॉस्ट कम नहीं है, कॉस्ट कम होता जिसकी वजह से प्राइस कम होता, जैसे टाटा स्टील, तो वो कॉस्ट लीडर हो जाता। बट जियो ने क्या किया, जोमैटो स्विगी क्या करता है, इनका कोई कॉस्ट कम नहीं है, कॉस्ट तो है ही, बट फिर भी ये तुमसे बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे, ये लॉस कर रहे हैं इसके वजह से, बिकॉज दे आर डिफरेंशिएटिंग थ्रू प्राइस, ऑफर्स द लोएस्ट प्राइस। या तुम सुपीरियोरिटी लाओ हायर प्राइसेस से, तुम प्राइसेस हाई रखो ताकि तुम्हारा सुपीरियोरिटी दिखे, BMW ऑडी वगैरह। ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला, अदर फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन मतलब अदर फैक्टर्स हो गए, ब्रांड वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन चेन,
कस्टमर लॉयल्टी, ये सब अगर तुम क्रिएट कर पा रहे हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल डिफरेंशिएशन। तो इनिशियली नया कंपनी को प्रोडक्ट या प्राइस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में जब वो ब्रांड बिल्ड कर लेगा, कस्टमर लॉयल्टी आ जाएगा, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन मिलने लग जाएगा। ऐसा डिफरेंट बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन, ऐसा डिफरेंशिएटेड काम करो आर्टिकलशिप में कि तुमको पीपीओ मिल जाए, प्रोडक्ट प्राइस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट प्राइस में लो प्राइस हाई प्राइसेस, या ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड वैल्यू कस्टमर लॉयल्टी। अचीविंग द डिफरेंशिएशन कैसे अचीव करें? अगेन 3 लेवल था, प्रोडक्ट प्राइस या ऑर्गेनाइजेशन, वही 3 का यहां बात करेंगे। पहले प्रोडक्ट पे 4 पॉइंट है। प्रोडक्ट, सबसे पहला तुम प्रोडक्ट को इनोवेट करो, इनोवेट करो, प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर के परफॉर्मेंस को बढ़िया रखे, प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो, एंड इट प्रोवाइड यूटिलिटी टू द कस्टमर्स। इनोवेट करके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ जो प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को अच्छा रखे और इसकी वजह से कस्टमर को भी यूटिलिटी मिल रहा है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आएगा। अब प्राइस ऐसा रखो जो बताए, ऐसा प्रोडक्ट प्राइस ही रखो बेस्ड ऑन यूनिक फीचर्स। ऑब्वियसली लो नहीं होगा, हाई साइड भी होगा, तुम रख सकते हो। और ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करो, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन, तो अचीविंग डिफरेंशिएशन भी क्लियर हो गया। 6 पॉइंट, पहला प्रोडक्ट, 4 पॉइंट प्राइस और ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट को इनोवेट करो ताकि तुम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सको, उसका परफॉर्मेंस बेटर करते हुए चलो, और ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर को यूटिलिटी प्रोवाइड करे। उसके बाद प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा फिक्स करो जिसमें यूनिक फीचर्स के बेसिस पर हो और कस्टमर खरीद सके, ऐसा हो। ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करो तुम। एडवांटेजेस वही सेम 5, एंट्रेंट्स, राइवलरी, सब्स्टिट्यूट्स, बायर, सप्लायर, पोर्टर का 5 फोर्सेस। क्या है ये 5? एंट्रेंट्स, अगर तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, एप्पल जैसे, एप्पल डिफरेंशिएशन है, एप्पल डिफरेंशिएट कर रहा है, तो कोई बैरियर टू एंट्री है क्या? नहीं। बैरियर्स टू एंट्री में याद रखो पीसा, याद है क्या? कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पीसा, पी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर तुम इनोवेटिव फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हो, न्यू एंट्रेंट्स वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा उस प्राइस पे, तो इसीलिए तुमको रिस्क नहीं है। राइवलरी, अगर तुम डिफरेंशिएटेड फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तुम्हारा ब्रांड लॉयल्टी है, तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कस्टमर को, वो तुम्हारे फीचर्स के साथ खुश है, तुम्हारे प्रोडक्ट फीचर्स के साथ खुश है, तो कॉम्पिटिटर से तुम आगे हो। तो यहाँ यही पॉइंट्स है, इनोवेटिव फीचर्स, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर वैल्यू, ये सब कस्टमर लॉयल्टी यही है। देखो सब्स्टिट्यूट से भी तुम्हारा रिस्क कम है, क्यों? बिकॉज तुम्हारा हाई ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर लॉयल्टी है, मैगी, नेस्कैफे वगैरह। और बायर का बार्गेनिंग पावर, बायर तुम्हारे पास पावर चार्ज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तुम्हारे प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ खुश है, दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर अ प्राइस क्योंकि उनको फीचर्स मिल रहा है। सप्लायर, अगर सप्लायर कभी प्राइस बढ़ा भी दे तो हम अब्सॉर्ब कर लेंगे, वी कैन अब्सॉर्ब द प्राइस, क्योंकि हम तो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, हम तो प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं, तो इसीलिए वी कैन अब्सॉर्ब द हाई कॉस्ट ऑफ सप्लायर। यहां 200 चार्ज करें, 5 रुपए और चार्ज कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? एडवांटेज क्लियर है। एंट्रेंट, राइवल्स, सब्स्टिट्यूट्स, बायर, सप्लायर। एंट्रेंट्स में बोला कि अपना फीचर्स है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इट हैज अ बैरियर टू एंट्री। राइवल्स में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू, ब्रांड लॉयल्टी है, तो शिफ्ट नहीं होंगे। थर्ड सब्स्टिट्यूट, वापस कस्टमर वैल्यू, ब्रांड लॉयल्टी है, तो कस्टमर्स हमारे साथ ही रहेंगे। बायर्स को फीचर्स मिल रहा है, वो हमसे हमारे पर कोई पावर चार्ज नहीं कर सकते। सप्लायर अगर प्राइस बढ़ा भी दे, हम उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो सप्लायर का रिस्क भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में डिसएडवांटेजेस क्या है? बस ऑलमोस्ट हो ही गया, अब तो ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। फोकस बड़ा सिंपल सा है और फिर बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर तो 1 मिनट का है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें? 4 पॉइंट। हाँ, 4 पॉइंट इधर मैं रिपीट कर दूंगा। 4 पॉइंट है इसमें। सबसे पहला, वापस रिस्क ऑफ इमिटेशन, यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन, रिस्क ऑफ इमिटेशन कॉपी हो जाएगा। सेकंड, डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क इफ समथिंग इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। तुम ऐसा फीचर दे रहे हो जो उसके लिए वैल्यूएबल ही नहीं है, तो उसके लिए वो हाई प्राइस देने को रेडी नहीं होगा, तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हल्दीराम बोले भुजिया का पैकेट हम आपको 30 मिनट में डिलीवर कर देंगे, हमको नहीं चाहिए, 1 घंटे बाद भी है भुजिया तो भुजिया ही रहेगा। हाँ, डोमिनोज अगर बोलता है पिज्जा हम आपको गरम गरम देंगे, वो वैल्यूएबल चीज है। करेक्ट, क्लियर हुआ? होम डिलीवरी ऑफ पैक्ड स्नैक्स in 30 minutes is not a basic feature which customers would want.
तो इट इज समथिंग विच इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर, उसके लिए वो हाई प्राइस तुमको नहीं देगा। थर्ड, तुम डिफरेंशिएटेड फीचर्स तो दे रहे हो, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया कि कस्टमर्स आर स्विचिंग टू अनदर ऑल्टरनेटिव। वन प्लस के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, चार्जिंग अ प्राइस टू हाई फॉर डिफरेंशिएटेड फीचर्स मे कॉज कस्टमर्स टू स्विच टू अनदर ऑल्टरनेटिव। चौथा, जो कॉस्ट में भी लिखे थे वही सेम इधर भी रिस्क है। कॉस्ट में हमने क्या लिखा था, इफ कस्टमर्स स्टार्ट प्रेफरिंग प्रोडक्ट्स विद यूनिक फीचर्स कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगा। यहां पे भी यही है, if customers start preferring products which are cheap, if customers start preferring low cost products, तो differentiation fail हो जाएगा, differentiation will fail। क्लियर हुआ? 4 पॉइंट डिसएडवांटेजेस में, लॉन्ग रन में यूनिकनेस सस्टेन नहीं करेगा, कॉपी हो जाएगा, रिस्क ऑफ इमिटेशन है। दूसरा, डिफरेंशिएशन काम नहीं करेगा, समथिंग इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर्स। होम डिलीवरी ऑफ पैक्ड स्नैक्स इन 30 मिनट्स, ऐसा प्राइस चार्ज करा विच इज टू हाई फॉर डिफरेंशिएटेड गुड्स, कस्टमर्स स्विच हो जाएंगे। और चौथा, कस्टमर्स लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स में अब इंटरेस्टेड हैं, दे डोंट वांट डिफरेंशिएटेड गुड्स। ठीक है, बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन, एडवांटेजेस, अचीविंग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। बेसिस पीपीओ, प्रोडक्ट, प्राइस, ऑर्गेनाइजेशन। अचीविंग, प्रोडक्ट के लिए, प्राइस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के। प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ हाई क्वालिटी का, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो और वो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे, यूटिलिटी प्रोवाइड करे। प्राइस ऐसा चार्ज करना फीचर्स के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड वैल्यू और लॉयल्टी क्रिएट करो। एडवांटेजेस, पोर्टर्स का 5 फोर्सेस। रिस्क, 4 चीज। पहला, यूनिकनेस डिफिकल्ट टू सस्टेन। दूसरा, डिफरेंशिएशन विल नॉट वर्क इफ इट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। तीसरा, चार्जिंग अ प्राइस टू हाई फॉर द डिफरेंशिएटेड गुड्स, कस्टमर स्विच हो जाएगा। चौथा, अगर कस्टमर का प्रेफरेंस बदल गया टुवर्ड्स लो कॉस्ट गुड्स, तो फिर तुम्हारे डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आया फोकस। फोकस क्या होता है, तुम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ज्योग्राफिकल मार्केट्स या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। या तो तुम्हारा कस्टमर स्पेसिफिक है या मार्केट स्पेसिफिक है, ज्योग्राफिकल मार्केट लिमिटेड है या प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। सो कस्टमर्स, मार्केट या प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। जैसे मॉन्टेसरी स्कूल, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाती है। चाय की टपरी, वो आसपास के लोग को केटर करेगा, सिर्फ चाय प्रोवाइड कर रहा है। मामी पोको पैंट्स, रोल्स रॉयस। टाइप्स ऑफ फोकस। फोकस 2 टाइप का होगा, एक फोकस कॉस्ट, फोकस डिफरेंशिएशन। फोकस कॉस्ट क्या होगा, चाय वाला टपरी या सब्जी मंडी। मामी पोको पैंट, वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट एक ही टाइप के लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसमें कॉस्ट लीडरशिप बनना चाहेगा। कंपीटिंग बेस्ड ऑन प्राइस टू टारगेट अ नैरो मार्केट। एक ही टाइप का मार्केट है, मामी पोको पैंट सिर्फ बच्चों के डायपर्स बना रहा है और उसमें लीडर बनना चाह रहा है। फोकस कॉस्ट लीडरशिप। फोकस डिफरेंशिएशन, रोल्स रॉयस, यूनिक फीचर्स प्रोवाइड किया, बहुत ही नैरो मार्केट को प्रोवाइड किया और उसके लिए हम बहुत अच्छा प्राइस चार्ज करेंगे, रोल्स रॉयस। अचीविंग फोकस स्ट्रैटेजी, 4 पॉइंट। सबसे पहला, नीश को आइडेंटिफाई करो। ऐसा नीश मतलब वो स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करो जो कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएटर केटर नहीं करते, जो ब्रॉड मास मार्केट वाले स्ट्रैटेजीज केटर नहीं करते। अब वो नीश को सर्व करने के लिए स्किल्स क्रिएट करो, फिर इनोवेटिव तरीका डेवलप करो कैसे उनको वैल्यू प्रोवाइड किया जाए और एफिशिएंसी के साथ सर्व करो वो नीश मार्केट को। तो पहले नीश को आइडेंटिफाई करो, क्रिएट करो। ठीक, अब इनोवेटिव तरीका से उनको सर्व करना है, तुमको स्किल्स क्रिएट करो, इनोवेटिव तरीका से फीचर्स और प्रोडक्ट्स को बिल्ड करो, और चौथा, हाई एफिशिएंसीज के साथ सर्विस प्रोवाइड करो उनको। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, 2 बेसिक सा पॉइंट। पहला, ये तुमको प्रीमियम प्राइस चार्ज करने को दे देता है, क्योंकि ऐसे स्किल्स तुम प्रोवाइड करो, ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हो जो और कोई नहीं कर रहा। तुम एक्सपर्टीज है तुम्हारा ऐसे गुड्स और सर्विसेज में, फोकस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, प्रीमियम प्राइसेस, रोल्स रॉयस। सेकंड, वो तुम्हारे लिए एंट्री बैरियर बन जाता है। इतना एक्सपर्टीज है तुम्हारा कि राइवल्स एंड न्यू एंट्रेंट्स तो वो सेम फीचर्स तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, सो दिस बिकम्स एन एंट्री बैरियर और यहां डिफिकल्ट टू कंपीट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस 3,
लॉन्ग रन में अगेन नीश कैन डिसअपियर या इट कैन बी टेकन ओवर बाय लार्ज कॉम्पिटिटर। लॉन्ग रन में जो तुम्हारा नीश है, जो तुम्हारा स्किल सेट है, या तो वो खत्म हो जाएगा या कोई बड़ा कॉम्पिटिटर उसको खरीद लेगा। सेकेंड, जिसमें डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज नहीं है, जिसमें स्किल्स नहीं है, वो फोकस स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाएगा बहुत लंबे समय तक। अगर लिमिटेड डिमांड है, कॉस्ट ज्यादा है, तो यहां पे प्रॉब्लम होगी, तुम फोकस कॉस्ट लीडरशिप फिर फॉलो नहीं कर पाओगे। लिमिटेड डिमांड की वजह से फोकस स्ट्रैटेजी है ना, लिमिटेड मार्केट है तुम्हारा, तुम एक ही टारगेट मार्केट को केटर करोगे, तो इस वजह से कॉस्ट हाई हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा लिमिटेड डिमांड है, लिमिटेड वॉल्यूम में सप्लाई करोगे। फोकस क्लियर हुआ? फोकस मतलब एक प्रोडक्ट, एक मार्केट, एक टाइप के कस्टमर को सेल करना है। एग्जांपल यहां पे है सामने। टाइप्स फोकस कॉस्ट हो सकता है या फोकस डिफरेंशिएशन हो सकता है। कैसे अचीव करें? पहले तो नीश मार्केट आइडेंटिफाई करो, उसमें स्किल्स क्रिएट करो, उसको इनोवेटिव तरीके से डेवलप करो और एफिशिएंसीज के साथ प्रोवाइड करो। प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाते हैं हम, और बैरियर टू एंट्री क्रिएट हो जाता है, लो कंपटीशन हो जाता है वहां पे। रिस्क ऑफ इमिटेशन है, नीश डिसअपियर हो सकता है। अगर हमारे पास डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी नहीं है, फोकस स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड डिमांड की वजह से फोकस कॉस्ट लीडरशिप हम प्रोवाइड फॉलो नहीं कर पाते। क्लियर हुआ? अब ये बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर क्या होता है? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर होता है कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स को लेके आना। जैसे एमआई, आज के दिन सब जन ट्राई कर रहे हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर बनने का, क्योंकि सब जन, प्राइस कंपटीशन तो है ही, तुम ज्यादा प्राइस चार्ज कर नहीं सकते, और उस प्राइस में भी लोग कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करने का, वरना इतने कंपटीशन में तुम सर्वाइव कैसे करोगे? तो ये बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी हो गया। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी क्या बोल रहा है? कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज तुमको प्रोवाइड करना है, ज्यादा से ज्यादा फीचर्स तुमको देना है कस्टमर्स को। देखो, इट इज अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अबव 3 स्ट्रैटेजीज। कॉस्ट डिफरेंशिएशन और फोकस का एक और फर्दर डेवलपमेंट है। यहां पे हम कस्टमर्स के लिए मोर वैल्यू फॉर मनी देते हैं बाय एम्फसाइजिंग ऑन बोथ लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी फीचर्स। फीचर्स भी देना है, कॉस्ट भी कम रखना है। ठीक है, दो तरीके से ये पॉसिबल है। क्या क्या दो तरीका? प्राइस और फीचर्स, दो चीज को देखो। एक तरीका है तो तुम सेम प्राइस में ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को। Amazon सेम प्राइस ही ले रहा है तुमसे, ऑफलाइन मार्केट का ही सेम, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हारे घर तक गुड्स को पहुंचा देगा। सेम प्राइस, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज, मोर वैल्यू टू द कस्टमर्स। या फिर सेम फीचर्स के लिए वो तुमसे कम प्राइस चार्ज करे। एमआई सेम फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि बाकी कोई और स्मार्टफोन कर सकता है, और वो तुमसे कम फीचर्स, कम प्राइस चार्ज कर रहा है। ये देखो, ऑफरिंग प्रोडक्ट्स at a lower price than the rivals with comparable quality and features, same features कम प्राइस, MI। या फिर सिमिलर प्राइस में तुम हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स दे रहे हो, Amazon Blinkit। सिमिलर प्राइस लेकिन वो तुम्हारे घर तक गुड्स को पहुंचा रहे हैं। तो दो तरीके से अचीव हो सकता है। ये डायग्राम को याद रख लेना, कुछ नहीं है। ये चार तो अपने बनाए थे, प्रोडक्ट और मार्केट। प्रोडक्ट में लो कॉस्ट या फीचर्स वाले, लो कॉस्ट या फीचर्स वाला, मार्केट में नैरो या ब्रॉड। सो ये चार तो बन ही जाएगा, कॉस्ट डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट, फोकस डिफरेंशिएशन, और बीच में तुम्हारा आ जाएगा बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। एकदम बीच में उसको चारों के थ्रू तुमको कुछ इस तरीके से लेके आना पड़ेगा, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर डन। बोलो क्लियर है यहां तक? 100% कहीं कोई दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन?